वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। आप लोगों का स्वागत है इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन 6 में। इस वीडियो में हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे, हर क्वेश्चन का परफेक्ट पोस्टमार्टम करेंगे, कौन से क्वेश्चन से कैसे उसमें लॉजिक लगाना था और इससे मिलता जुलता नीट में क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को डिटेल में जरूर देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 136 से। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए क्या है, मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो वैसे तो मैच द कॉलम बहुत आसान होते हैं, पर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या ट्विस्ट है जिसमें बच्चों को उलझाया होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या है ना कि हमें डायरेक्ट सेल रिएक्शन, सेल का नाम नहीं दिया है, हमें उनकी रिएक्शन दे दी है और पूछा है उनमें से कौन सी प्राइमरी बैटरी है, कौन सी सेकेंडरी बैटरी की चार्जिंग है, कौन सी सेकेंडरी बैटरी की डिस्चार्जिंग है और कौन सा फ्यूल सेल है, कौन सी प्राथमिक बैटरी है, कौन सी द्वितीयक बैटरी है, कौन सी ईंधन सेल बैटरी है। ये सवाल पूछा गया है, कौन सी आवेशन है, कौन सी निरावेशन है ना। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं एक एक करके। अब देखो इनमें से सबसे सिंपल सा ऑप्शन जो था ना वो था डी ऑप्शन। अब देखो डी ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है तो हम डी का तो 3 लगाना चाहिए, हमें क्या लगाना चाहिए, डी का 3rd लगाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिंक मरकरी। देखिए वैसे तो हमारे पास प्राइमरी सेल होता है और एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल के 2 एग्जाम्पल है, एक होता है ड्राई सेल शुष्क सेल और एक होता है जिंक मरकरी या कहें मरकरी सेल। तो क्योंकि ये जिंक मरकरी सेल है तो मरकरी सेल कैसा होता है, तो कहेंगे प्राइमरी होता है, प्राथमिक होता है, तो बी का 1 आना चाहिए, बी का 1 आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये लेड स्टोरेज बैटरी है। अब देखिए लेड स्टोरेज बैटरी में अगर हम बात करें कि PbSO4 है और PbSO4 कन्वर्ट हो रहा है Pb और PbO2 में, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये सेल की चार्जिंग हो रही है, ये क्या हो रहा है, सेल की चार्जिंग हो रही है, तो C का 4 आना चाहिए, है ना। और ये सेकेंडरी बैटरी भी होती है, तो इस हिसाब से देखें तो कैडमियम ये डिस्चार्ज सेल है तो A का 2 आ जाना चाहिए, ये निरावेशन का है तो A का 2 देखते हैं, A का 2 B का 1, A का 2 B का 1 C का 4 और D का 3 आना चाहिए। तो दोस्तों 3rd आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कैसे पहचाना कि ये कौन सी चार्जिंग है कौन सी रिचार्जिंग है। तो बेटा उसके लिए थोरोली एनसीईआरटी पढ़ना पड़ती है। देखो एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं तुरंत ही। एनसीईआरटी में दिया ये टॉपिक प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। देखिए 2 टाइप की बैटरी दी हुई है। प्राइमरी बैटरी में एक तो ड्राई सेल दिया है और एक मरकरी सेल दिया हुआ है। तो देखो जैसे ही मरकरी आया, मरकरी कैसी है, प्राइमरी। मर्क्यूरी तो बोलना मर्क्यूरी है, प्राइमरी है क्या, यस मर्क्यूरी प्राइमरी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी की। तो देखो सेकेंडरी बैटरी में 2 बैटरी अपने पास, एक होती है लेड स्टोरेज बैटरी और एक होती है कैडमियम वाली बैटरी। अब देखो यहां पर उन्होंने जो रिएक्शन दी हुई है इस रिएक्शन को ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत काम की रिएक्शन है, यहां से क्वेश्चन बन भी सकता है। इन्होंने लिखा है कि जब Pb और PbO2 होता है तब इस वाली रिएक्शन को अपन डिस्चार्ज बोलते हैं, इस वाली को क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज, है ना, अभी हिंदी में भी देखेंगे। और जब ये बैटरी को रिवर्स कर दिया जाता है, मतलब अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो ये PbSO4 इधर आ जाएगा और Pb और PbO2 इधर आ जाएगा। अब ये वाली कहलाएगी चार्जिंग, ये वाली क्या कहलाएगी, चार्जिंग। तो ये वहां से आया था क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली देखिए कैडमियम निकल वाली में कैडमियम जब कैडमियम ऑक्साइड बनता है तो इसी को उन्होंने कहा है डिस्चार्ज कहा है। आइए हिंदी में भी देख लो इसको। हिंदी में हमारे पास 2 प्रकार की बैटरियां हैं, प्राथमिक बैटरियां और द्वितीयक बैटरियां, संचायक बैटरियां, ठीक है। प्राइमरी बैटरी में हमारे पास आती है एक तो अपनी शुष्क सेल और दूसरे नंबर पर आती है हमारे पास मरकरी सेल। सेकेंडरी बैटरी में देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन दिए है ये वाली PbO प्लस PbO2, अगर इसे आवेशित कर दिया जाए तो PbSO4 Pb और PbO2 में कन्वर्ट होगा, तो आवेशन की अभिक्रिया ये हो जाएगी और ये जो दिया ये निरावेशन दिया है, तो हमें ये आवेशन के लिए उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली कैडमियम वाले में देख सकते हैं, कैडमियम जब कैडमियम ऑक्साइड होता है तो इसे डिस्चार्ज प्रक्रिया कहते हैं, लिखा है एनसीईआरटी में। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यहां से आया था कि ये जो कैडमियम जब कैडमियम ऑक्साइड बनता है तो इसे डिस्चार्ज कहते हैं, निरावेशन कहते हैं। तो ये वहां से आया था क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हिंसबर्ग रिएजेंट से क्वेश्चन है। अब देखो क्या होता है ना कि अगर हमें अमीन्स का पता लगाना है तो हमें हिंसबर्ग रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। अब हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है, देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजीन के ऊपर SO2Cl, इसे अपन कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट।
बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड। अच्छा, ये करता क्या है? ये प्राइमरी के साथ अभिक्रिया दिखाता है, सेकेंडरी के साथ अभिक्रिया दिखाता है, लेकिन ये टर्शरी के साथ अभिक्रिया नहीं दिखाता है। प्राइमरी के साथ जब अभिक्रिया दिखाएगा तो सल्फोनामाइड बनाएगा, और उस सल्फोनामाइड में जब आप क्षार या बेस डालोगे तो उसके जो सॉल्ट होंगे वो सॉल्युबल बन जाएंगे। सेकेंडरी में बात करें तो जब उसमें आप NaOH डालोगे या क्षार डालोगे तो वो क्षार के साथ इनसॉल्युबल रहेंगे, अल्कली के साथ इनसॉल्युबल रहेंगे, और इसमें तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। इसका मतलब हिंसबर्ग कौन दिखाता है? तो हम कहेंगे प्राइमरी दिखाता है, सेकेंडरी दिखाता है, पर टर्शरी नहीं दिखाता। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कैसे पहचानते हैं दोस्तों? तो NH2 लिखा है तो प्राइमरी है, NH लिखा है किसी के पास तो सेकेंडरी है, और N लिखा है तो टर्शरी है। चलो पहचानते, देखिए NH2 लिखा है ये तो प्राइमरी है, मतलब ये तो हिंसबर्ग दिखाएगा। N लिखा है ये तो टर्शरी है, ये हिंसबर्ग नहीं दिखाएगा। NH2 लिखा है ये तो प्राइमरी है, ये हिंसबर्ग दिखाएगा। NCH3 लिखा है तो ये तो टर्शरी है, ये नहीं दिखाएगा। NH लिखा है ये तो सेकेंडरी, और सेकेंडरी तो हिंसबर्ग दिखाएगा। तो देखिए कौन कौन हिंसबर्ग दिखाएगा? A दिखाएगा, C दिखाएगा और E दिखाएगा। तो ACE लगाएंगे, थर्ड लगाएंगे दोस्तों इसका आंसर। अब रही बात ये क्वेश्चन कहां से आया, तो देखो बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन से आया है। ये रही हमारे एनसीईआरटी का टॉपिक, अमीन चैप्टर में दिया है केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट में। देखो लिखा हुआ भी है कि बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। कौन दिखाते हैं? तो कहेंगे प्राइमरी अमीन दिखाते हैं, और वो अल्कली में सॉल्युबल होते हैं। अब बेटा ये हो सकता है नीट में कि जैसे इस तरीके का सवाल आया, हो सकता है कि यहां से असर्शन आ जाए और रीजन लिखा हुआ है कि क्यों दिखाते हैं। तो देखो रीजन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन सल्फोनामाइड में एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण वो वो अल्कली में सॉल्युबल होता है। तो रीजन ये बन सकता है बेटा, अगर ये असर्शन है तो ये रीजन बना सकते हैं नीट में। ठीक है, तो इस प्रकार से एनसीईआरटी को पढ़ना होता है। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है कि टर्शरी अमीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं। हिंदी में भी बात कर लेंगे तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड प्राथमिक अमीन के साथ अभिक्रिया करता है, सेकेंडरी के साथ भी अभिक्रिया करता है, लेकिन टर्शरी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो इस लाइन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता सवाल है। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें सही कथनों की पहचान करनी, कौन कौन से कथन सही दिए हुए। अब हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपको पढ़ के थोड़ा सा मजा आया हो, थोड़े से आप उलझे होंगे इस क्वेश्चन को। आइए अपन इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्राइमरी अमीन डू नॉट गिव डाइएजोनियम सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2 इन एसिडिक मीडियम। प्राथमिक अमीन अम्लीय परिस्थिति में NaNO2 के साथ उपचार करने पर डाइएजोनियम लवण नहीं देते। अब देखो उसने मेंशन नहीं किया है कि प्राइमरी अमीन है तो कौन सा है ना। तो बेटा अगर ये एरोमेटिक होगा तो पक्का ये तो अमीन तो देगा, क्योंकि एरोमेटिक भी तो प्राइमरी है ना। और एरोमेटिक की कंसीडरेशन करें तो NaNO2 के साथ HCl की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये तो डाइएजोनियम देता है ना, ये डाइएजोनियम तो देता है। तो डाइएजोनियम तो देगा, अगर प्राइमरी है तो देना चाहिए, पर ये क्या लिख रहा है, डू नॉट गिव। अब उसने मेंशन नहीं करा ना कौन सा, तो अपन तो एरोमेटिक भी कंसीडर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर एलिफेटिक करो, तो बेटा एलिफेटिक भी अगर देख लेंगे, चलो मान लिया कि तुमने एलिफेटिक कंसीडर कर भी लिया इसको, ठीक है, तो बेटा एलिफेटिक में बनाता तो ये भी डाइएजोनियम है, ऐसा नहीं है नहीं बनाता, पर क्योंकि ये डाइएजोनियम बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, पानी जैसे डलेगा वैसे ही ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये बहुत ज्यादा लीस्ट स्टेबल होता है, पर बनता तो है ना। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, नहीं बनता। तो अगर हम इसको, अब इसने मेंशन करा होता कि एलिफेटिक है तो फिर मान लेते हैं सही स्टेटमेंट होता, पर ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए ये वाली बात तो गलत लिखी हुई है। ठीक है ना। बी वाली बात पढ़ते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म इथेनॉलिक KOH फॉर्म्स कार्बिल अमाइन। सुनना बेटा ध्यान से, एक रिएक्शन है जिसमें हम अमीन्स की रिएक्शन कराते हैं, प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन कराते हैं, और प्राइमरी अमीन्स चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, ये दोनों ही क्लोरोफॉर्म KOH के साथ दोनों मिलके आइसोसाइनाइड बना लेते हैं, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बिल अमाइन। तो दोनों ही कार्बिल अमाइन टेस्ट देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। तो ये वाली स्टेटमेंट तो सही दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं सी स्टेटमेंट, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन ऑल्सो गिव कार्बिल अमाइन। नहीं भैया, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं, ओनली प्राइमरी देते हैं कार्बिल अमाइन, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बिल अमाइन टेस्ट नहीं देते बेटा। इसका मतलब सी वाला गलत है, द्वितीयक और तृतीयक अमीन भी कार्बिल अमाइन परीक्षण देते नहीं देते।
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को ही हिंसबर्ग कहा जाता है, बिल्कुल सही, अभी पढ़ा तो थोड़ी देर पहले अपन ने। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को ही हिंसबर्ग के रूप में माना जाता है। आखिरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टर्शरी अमीन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड वेरी इजीली। नहीं भैया, तृतीयक अमीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ बहुत आसानी से अभिक्रिया करते हैं, नहीं करते हैं। 3 डिग्री वाला हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है दोस्तों। तो इस हिसाब से देखें तो सही स्टेटमेंट केवल बी और डी मिल रहा है, इसलिए अपन बी और डी लगाएंगे, थर्ड लगाएंगे इसका आंसर। मैं मान सकता हूं कि आपने हो सकता है ये वाला स्टेटमेंट सही समझ लिया हो, पहला वाला, कि प्राइमरी अमीन डाइजोनिम नहीं देते, तो वो मेंशन करना चाहिए उसको, उसने मेंशन नहीं करा है, इसीलिए वो वाली बात गलत है। ठीक है, अब ये कहां से आया है, तो आप देख सकते हैं कि ये यहां से आया है एनसीईआरटी के, कि रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड दिया हुआ है, उन्होंने कहा है प्राइमरी अगर एलिफेटिक है, नाइट्रस एसिड के साथ वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। ऐसी बात लिखता जो कि अनस्टेबल होते तो भी ठीक था, पर उसने तो बोला बनाते ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड लो टेम्परेचर फॉर्म्स डाइजोनियम, तो देखो देखो बनाते हैं, प्राइमरी अमीन्स बनाते हैं बेटा, है ना। प्राथमिक अमीन्स एरोमेटिक तो बनाते हैं, एलिफेटिक भी बनाते हैं, पर अपन ये कह सकते हैं कि वो अनस्टेबल बनाते हैं, और बनाते ही तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। 139 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आइए ट्राई करके देखते हैं। उसने बोला पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेटा आजकल ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये भी एनसीईआरटी की पिछली लाइन से, हिंसबर्ग रिएजेंट से ही आया है। आजकल हम लोग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की जगह पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड भी यूज करते हैं, है ना। तो इसको अपन एज अ हिंसबर्ग की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो अब क्योंकि ये प्राइमरी देगा और सेकेंडरी देगा, बस टर्शरी नहीं देगा, ठीक है ना। तो हम पहचान लेते, देखो ये प्राइमरी है, यस, तो ये तो देना चाहिए, ये सेकेंडरी है, यस, ये देना चाहिए, पर ये तो टर्शरी है, ये नहीं देना चाहिए। उसने क्या कहा, सारे कंपाउंड देते हैं, तो भैया 2 देते हैं, ये नहीं देता, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में सभी यौगिक पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो भैया ये तो कर लेगा, ये कर लेगा, लेकिन ये वाला 3 डिग्री होने के बावजूद नहीं करेगा, तो सबकी सब तो नहीं करेंगे। इसीलिए देखें तो कथन 1 गलत है। कथन 2 पढ़ते हैं, स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, देयर प्रोडक्ट्स इन द अबव रिएक्शन आर सॉल्युबल इन द एक्वस NaOH। भैया प्राइमरी ही केवल घुलनशील होगा, सॉल्युबल होगा, सेकेंडरी वाला तो इनसॉल्युबल रहने वाला है ना। तो इसमें तो सेकेंडरी टर्शरी भी है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि वो कह रहा है उपरोक्त अभिक्रिया में इनके जलीय उत्पाद NaOH, जलीय NaOH में घुलनशील होते हैं, केवल 1 डिग्री होगा, बाकी के नहीं होंगे। वो बोल रहा है उपरोक्त सभी में, नहीं नहीं भैया गलत बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, हम पढ़ेंगे बोथ 1 एंड सेकंड स्टेटमेंट आर फॉल्स। सेकंड लगाएंगे, कथन 1 कथन 2 दोनों असत्य हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो लाइन है, ये पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड वाली, ये एनसीईआरटी में कहां दी हुई है, तो देख सकते हो एनसीईआरटी में ये वाली लाइन एकदम लास्ट में लिखी हुई है कि नाउअडेज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज रिप्लेस्ड विद द पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये वहां दी हुई है, ये बात हिंदी में भी दी हुई है, इंग्लिश में भी दी हुई है। ठीक है ना, चलो एक एक लाइन से उठा के क्वेश्चन बनाते हैं, अपन हर लाइन पढ़ लेंगे ताकि नीट में अपने को समस्या ना आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 140। अब ये 140 जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, इसको देखो जल्दी अगर करना है तो जल्दी करने का एक तरीका बताता हूं। बेटा उसने पूछा है रिड्यूसिंग नेचर किसका अच्छा होगा, है ना, मतलब कौन अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आप एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, जिसकी एसआरपी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होगी, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब पहचान लो ये सब रिएक्शन कौन सी है, तो देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सारी वैल्यू क्या दी हुई है, ये सारी वैल्यू एसआरपी दी हुई है ना कि नहीं। अब जिसकी हमने क्या पढ़ा, जिसकी एसआरपी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है। अब देखो नेगेटिव में सबसे ज्यादा किसकी है, तो कहेंगे एल्यूमिनियम की है, तो एल्यूमिनियम का नाम आगे आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो किसकी है, तो उसके बाद देखेंगे तो क्रोमियम की है, तो क्रोमियम का नाम आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो इनमें अब नेगेटिव में कम इसकी है, पॉजिटिव में इसकी ज्यादा है, तो CO का नाम लास्ट में आ जाएगा, CO2+ का, और Fe2+ यहां पर आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑर्डर देखा जाए तो एल्यूमिनियम फिर क्रोमियम फिर Fe2+ फिर CO2+, तो एल्यूमिनियम क्रोमियम Fe2+ CO2+ ए लगाएंगे दोस्तों, इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। जो अच्छे अपचायक होते हैं उनकी एसआरपी का मान अधिक ऋणात्मक होता है, तो जिसका एसआरपी का मान, ये सब एसआरपी दिए हैं। अब
ट्विस्ट ये हो सकता है नीट में कि इसी को टर्न कर दे, इसको एसओपी बना दे, तो एसओपी में फिर उल्टा केस हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप चाहें तो आप एसआरपी में कन्वर्ट करें और फिर कैलकुलेट करेंगे तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर अपन लगाएंगे फर्स्ट और अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में क्या है ना कि हमें ये दिया हुआ है कि इस कंपाउंड को बनाने के लिए कि इस कंपाउंड से इस कंपाउंड को कैसे बना सकते हैं, तो ये फॉलोइंग स्टेप से बना सकते हैं, ये कहना चाह रहा है। सरल अभिकर्मकों का उपयोग करके इसका संश्लेषण इसके द्वारा निम्न में क्रम में किया जा सकता है। आइए ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है इसको पहचानने की कोशिश करोगे तो बेटा ये एक अल्काइल बेंजीन है। ये क्या है? एक अल्काइल बेंजीन है ना। अब क्या होता है ना कि जब भी हम किसी अल्काइल बेंजीन पर KMnO4 डालते हैं अम्लीय माध्यम में, देखो उसने बोला है पहले स्टेप में क्या डाला है? KMnO4। तो अल्काइल बेंजीन क्या होता है? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जितने अल्काइल ग्रुप है वो दोनों बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे तो ये बनेगा। अब दूसरा क्या कर रहा है? इसमें अमोनिया डालने की बात कर रहा है तो इसमें अमोनिया डाल देंगे। अब जिसमें अमोनिया क्या बन जाता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमाइड बना लेता है बेटा। तो ये C डबल बॉन्ड O NH2 बना लेगा, यहां पर भी ये C डबल बॉन्ड O NH2 बना लेगा। ठीक है, अब अमोनिया डालने पर ये हो जाएगा। और फिर हमने कहा इसमें ब्रोमीन पानी डाल देंगे, या सॉरी ब्रोमीन क्षार डाल देंगे, NaOH डाल देंगे या अल्कली डाल देंगे। तो होगा क्या? होने से ये होगा कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन बन जाएगी। और हॉफमैन ब्रोमोमाइड में होता है बेटा यहां पर NH2 आ जाएगा और यहां पर भी NH2 आ जाएगा, मतलब ये कंपाउंड बन जाएगा। देखिए इस कंपाउंड से इसे बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, और इन्हीं स्टेप से तो बनाया है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो बेटा पहला स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखिए। दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ना पड़ेगा अभी। चलो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉलोइंग रिएजेंट्स की मदद से। इस अभिकर्मक को इसमें निम्न क्रम में परिवर्तित किया जाता है, इस क्रम में परिवर्तित किया जा सकता है। तो चलो पहले इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहां बना लेते हैं छोटा सा अपन। हमारे पास जो कंपाउंड है वो है पैराटोलुइडीन, इसका नाम है पैराटोलुइडीन। बेटा जब भी एनिलीन होना, ध्यान रखना कि जब एनिलीन की रिएक्शन हम ब्रोमीन पानी से कराते हैं, ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, तो वो ऑर्थो और पैरा दोनों उत्पाद देता है, दोनों प्रोडक्ट देता है। अब क्योंकि इसके पैरा पे ऑलरेडी कंपाउंड लगा हुआ है, इसका मतलब केवल ऑर्थो पे ही अटैक होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर अपन मतलब ऑर्थो पर अटैक कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर जैसे हम डालेंगे तो हमें कुछ ये कंपाउंड मिलने वाला है। यहाँ CH3 लग जाएगा, यहाँ NH2 लग जाएगा, यहाँ पर Br और यहाँ पर भी Br लग जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है? हमने इसमें NaNO2HCl डाला है। ठीक है, अब जैसे ही NaNO2HCl डालते हैं बेटा होता क्या है? होता है डायजोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो NH2 कन्वर्ट हो जाएगा डाईएजोनियम में, मतलब CH3 यहां लग जाएगा Br, यहां लग जाएगा Br, यहां लग जाएगा N2 प्लस Cl-। और बेटा जैसे ही हम डायजोनियम में H3PO2 डालते हैं, डायजोनियम गायब हो जाता है, बेंजीन बच जाता है केवल। तो यहां पर Br2, यहां पर Br2, यहां पर CH3 बनेगा। तो देख सकते हो कि यही कंपाउंड बनाने निकले थे अपन और यही कंपाउंड बन के तैयार हो गया है। तो पहले ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ऑर्थो पे अटैक हो जाएगा, फिर डायजोनियम बनेगा, और डायजोनियम का जब अपन ये करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा, मतलब ये ग्रुप गायब होकर ये लग जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट भी अपन ने सही निकाला था, दूसरा कथन भी सही है। ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो बेटा बोथ 1 and 2 आर ट्रू, सेकंड लगाएंगे दोस्तों इसका आंसर। कथन 1 कथन 2 दोनों सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 142 कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है P नाम का। चलो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है P नाम का। अब उसमें उसने क्या किया है? उसमें उसने अमोनिया डाला है। क्या डाला है? अमोनिया डाला है हॉट कंडीशन में, हमें Q मिला है। ठीक है, अब इस Q की रिएक्शन हमने कराई है ब्रोमीन और KOH के साथ। इसका मतलब और हमें कोई R कंपाउंड मिला है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H7N। ठीक है, अब बेटा C6H7N है, और आप ये चीज नोटिस करो कि जब हम ब्रोमीन KOH डालते हैं, मतलब कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं? हॉफमैन। तो हॉफमैन से तो कोई अमीन बनना चाहिए, इसका मतलब ये कोई अमाइड होना चाहिए और ये कोई अमीन होना चाहिए। देखो C6H7N क्या हो सकता है? तो बेटा
C6H7N तो बेंजीन हो सकता है, बेंजीन के ऊपर एनिलीन हो सकता है। अब ये किससे बनाया होगा, देखो एनिलीन किससे बनाया होगा, किसी अमाइड से बनाया होगा, तो ये कोई अमाइड हो सकता है। अच्छा, ये अमाइड किसी NH3 से बनाया तो हो सकता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्योंकि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में जब अपन अमोनिया डालते हैं तो आपको अमाइड मिलता है। तो देखा, रिवर्स अप्रोच अपन ने लगाई कि हमें पता था कि ये कोई एनिलीन है, तो हम ये भी निकाल सकते थे कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके लिए, तो देखो ये बेंजीन या फिर एनिलीन के लिए हो सकता है। ठीक है ना, मिथाइल एनिलीन तो कार्बन ही मैच नहीं कर रहे, तो या तो इसका आंसर फोर्थ या तो इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। फिर हमने देखा कि ये तो किसी, अब ये किसी अमाइड से बनाया होगा तो बेंजामाइड से बनाया होगा, बेंजामाइड से बनाया होगा, इस वजह से इसका लगाएंगे फोर्थ वाला लगाएंगे आंसर। पहला वाला बेंजोइक एसिड है, देख सकते हैं P, और फिर Q है बेंजामाइड, और फिर इसका आ जाएगा एनिलीन, तो बेटा इसका आंसर फोर्थ लगाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। बेटा डाइएजोनियम सॉल्ट की सही स्थिरता का क्रम पूछा है, स्टेबिलिटी का क्रम पूछा है। देखो अब बच्चे सोच रहे होंगे सर डाइएजोनियम की स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो बेटा एनसीईआरटी में इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है, ध्यान से देखना बेटा। अब वैसे तो अगर अपन देखा जाए तो डाइएजोनियम जो है वो एक केटायन है, ऐसे भी कर सकते हैं कि डाइएजोनियम एक केटायन है, और केटायंस की स्टेबिलिटी बढ़ाते कैसे हैं, तो हम कहते हैं जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे उतने ज्यादा ये स्टेबल हो जाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर करना है तो आप ये कह सकते हैं जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं डाइएजोनियम में कि अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी हम प्रूफ के साथ देखेंगे भी कि एनसीईआरटी की कहां से, कौन सी लाइन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये हमारा जो है प्लस एम ग्रुप है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो एक ही डेंसिटी, एक स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब इसके पास देख सकते हैं तो माइनस एम ग्रुप है और ये भी माइनस एम है, तो इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, सी की ज्यादा हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो ए के बाद सी का नाम आना चाहिए, फिर डी, फिर बी आना चाहिए, तो सेकंड लगाएंगे दोस्तों इसका आंसर। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा OCH3 की स्टेबिलिटी रहेगी, फिर यहां पर कोई नहीं तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद यहां साइनाइड स्टेबल, और NO2 सबसे लीस्ट स्टेबल क्योंकि वो डीस्टेबलाइजिंग ग्रुप है, वो स्थायित्व का क्रम सबसे कम कर देगा। तो इस वजह से देखा जाए तो पहले A आएगा, लास्ट में B आएगा, यहाँ C आएगा और यहाँ D आएगा, तो इस हिसाब से ACDB बनाना चाहिए अपने को। सेकंड लगाएंगे दोस्तों इसका आंसर। तो ये कहां से आया, एनसीईआरटी की लाइन से, कौन सी लाइन से आया, आओ देखते हैं। तो देखो बेटा एनसीईआरटी के अमीन चैप्टर में टॉपिक का नाम है डाइएजोनियम, और एक छोटी सी लाइन लेकर खत्म करा है कि जैसे ही डाइएजोनियम की स्टेबिलिटी की बात करें तो डाइएजोनियम की स्टेबिलिटी किससे एक्सप्लेन करते हैं, तो ये लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस स्टेबल करते हैं। डाइएजोनियम की स्टेबिलिटी किससे पता चलती है, रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस अगर बढ़ाना है, अगर हम यहां पर रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहे हैं, मतलब प्लस एम लगाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये वहां से आप लगा के, दिमाग लगा के कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एकदम से क्लिक हो गया होगा कैसे करना है, चलिए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है जिंक और कॉपर हाफ सेल से मेड अप ऑफ है, जिसको हम डेनियल सेल कहते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.10 है। जिंक और कॉपर अर्ध सेल से बनी हुई विद्युत रासायनिक सेल को डेनियल सेल कहा जाता है और इसका ईएमएफ 1.10 वोल्ट होता है। अब वो कहना चाह रहा है कि ये अगर एक्सटर्नल बैटरी ग्रेटर देन 1.10 रख दें तो क्या होगा। वो कह रहा है जब इस सेल पर एक 1.10 वोल्ट से अधिक बाह्य वोल्टेज लगाया जाए तो सेल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन देखा जाएगा। ठीक है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर एक्सटर्नल की वैल्यू 1.10 से ज्यादा होती है तो वैसे तो डेनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल है, पर इस कंडीशन में डेनियल सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है मतलब विद्युत अपघटनी सेल बन जाता है। ठीक है, कौन सा सेल बन जाता है, विद्युत अपघटनी। तो अब अपन ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं इसमें कौन सा है, तो सेल विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फोर्थ मिला मुझे आंसर, फोर्थ लगा देंगे दोस्तों इसका आंसर। अब ये कहां से आया एनसीईआरटी के, वो देख लेते हैं। तो देखो एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया है कहां पर, गैल्वेनिक सेल में, और वहां लिखा हुआ भी है, देखो बड़े बढ़िया प्यारी सी हैंडराइटिंग में लिखा है, इफ एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इन द गैल्वेनिक सेल मोर देन 1.10 वोल्ट तो इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब वो 1.10 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाता है, विद्युत अपघटनी की स्थिति में वो काम करता है। क्या ठीक है,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट से अगर आप करते हो तो तुरंत बन सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले जो कंपाउंड दिया है वो लिख लीजिए। तो MnO4 माइनस दिया है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +7 आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 आएगा। अब कितने का डिफरेंस है, तो कहेंगे सर ये 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना रहा होगा। अब ध्यान से देखते चलिएगा दोस्तों कि अगर मैं बात करूं कि 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 फेराडे लगेंगे इसके 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए, या फिर बात करें तो इसके 1 मोल के से इसको बनाने के लिए, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 मोल होता तो कितने फेराडे लगते, 5 फेराडे लगते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, हम मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V इंटू 1000 अगर आप वॉल्यूम ml में ले रहे हैं तो, ठीक है। अब यहां से अपन N की वैल्यू मोल्स निकाल लेते हैं, तो मोल्स आ जाएंगे बेटा M इंटू V अपॉन 1000। तो मोलैरिटी देख सकते हैं, मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 0.5 दी हुई है, इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 500 अपॉन में 1000, ठीक है। पॉइंट हटाते हैं, जीरो लगाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 25 हो गया, 25 डिवाइडेड बाय 100 आ रहा है, दैट मीन्स 0.25 मोल्स आ रहे हैं आपके। अब देखो अब यहां पर आ जाओ, 1 मोल होता तो 5 फेराडे लगते, पर अपने पास कितना मोल है, 0.25 मोल है, तो उसके लिए कितने लगेंगे, तो बेटा 5 इंटू 0.25 कर देंगे, तो 25, 5 दूनी 10 और 2 12 और 1, तो 1.25 फेराडे बिजली इसके लिए लगेगी। इस हिसाब से देखें तो 4th आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कैसे करना है उलझ सकते हैं क्योंकि यूनिट का कन्वर्जन दिया हुआ है। बेटा जब भी न्यूमेरिकल आए प्लीज 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 एक बार यूनिट को ध्यान में देखना, ध्यान से देखना। अब देखो सबसे पहले क्या है ना, इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो डेटा पढ़ते हैं क्या दिया है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी मतलब K दिया हुआ है, हमें फाइंड दी मोलर कंसेंट्रेशन, हमें मोलैरिटी ढूंढनी है और हमें मोलर कंडक्टेंस दैट मींस मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा मोलर दिया हुआ है। बेरियम क्लोराइड के विलयन की विद्युत अपघटनीय चालकता मतलब K दिया हुआ है और इस विलयन की मोलर चालकता मतलब लैम्डा मोलर भी दिया हुआ है और हमें मोलरता ज्ञात करनी है, लेकिन मोलरता की जो इकाई है वो मोल पर लीटर होना चाहिए। अब इस प्रकार के सवालों में ध्यान में ये रखना है कि हमारे पास तो फॉर्मूला ये होता है कि लैम्डा मोलर बराबर होता है बेटा K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M। पर यहां पर ट्विस्ट है, क्या ये फॉर्मूला कब लगाना है बेटा, जब इसकी यूनिट ये दी हो और K की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स S दी हो और एक मिनट इसकी यूनिट S सेंटीमीटर इनवर्स दी हो और इसकी यूनिट मोल पर लीटर हो। अब देखो इन दोनों की यूनिट अलग है, सेंटीमीटर में होती तो अपन ये फॉर्मूला लगाते, पर अभी अपने को यूनिट अलग दी हुई है इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताता हूं, उससे भी आप कर सकते हैं, वो फॉर्मूला भी आया इसी से है। तो बेटा और मैं बताऊंगा भी कहां लिखा है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आपकी यूनिट एस लैम्डा मोलर की यूनिट एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में दी है तो आप, और के भी एस मीटर इनवर्स में दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं मोलैरिटी के लिए कि मोल पर लीटर में अगर आपको चाहिए तो आप इंटू 1000 कर देना, नीचे 1000 रख लेना। अगर सेंटीमीटर है तो ऊपर 1000, मीटर है तो मीटर है बेटा, दोनों ही मीटर है तो नीचे 1000 करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत ही बन जाएगा। आज का मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं, हमें ये फॉर्मूला लगाना था। चलो अब ट्राई करते हैं कि लैम्डा मोलर की वैल्यू कितनी दी हुई है और यही यूनिट में दी हुई है, देख सकते हैं। तो 2.416 इंटू 10⁻⁻2 है, ठीक है। एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में दिया हुआ है। K की वैल्यू 0.580 दी हुई है S मीटर इनवर्स में, तो 1000 अपन नीचे लेंगे,
क्यों, समझ में आया ना? 1000 नीचे क्यों लेंगे? 1000 ऊपर लगता है जब दोनों सेंटीमीटर में होता, पर दोनों मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, इसलिए 1000 नीचे लिया है। ठीक है ना? चलो, तो मोलैरिटी निकल जाएगी, मोलैरिटी इधर पहुंचाते हैं और बाकी सब इधर ले आते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू आ जाएगी दोस्तों 0.580 अपॉन में 2.416 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 1000 को अपन 3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, ये अपना 10 टू द पावर 1 बचेगा और ये 1 0 से ये 1 0 भी कट जाएगा। दैट मीन्स मोलैरिटी जो आएगी वो आएगी 58 डिवाइडेड बाय 2416। अब देखो जल्दी जल्दी अगर कैलकुलेशन करना है तो थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर सकते हो, जैसे आटे में लगभग थोड़ा बहुत नमक डालता ही है, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ भी चलता ही है। तो 60 कर लेते हैं इसको, 58 को, और इसको 2400 कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 चौके 24, 1/40 आ जाएगा। 1/40 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 0.025 आता है, लगभग 0.025 या लगभग 0.02 आएगा, 24। तो 0.02 फर्स्ट लगाएंगे दोस्तों इसका आंसर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये मीटर वाला तो ध्यान में ही नहीं रखा हमने, और हमने तो सीधा ये लगा दिया, क्योंकि बेटा इसलिए तो यूनिट दी है ना, क्वेश्चन इसलिए तो दिया है ना, ऐसा नहीं तो देखो सिंपल क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो कोई भी कर लेगा। तो सर आया कहां से और ये फॉर्मूला कहां दिया हुआ है? आओ दिखाता हूं तुमको एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला कहां दिया हुआ है। तो देखो बेटा ये दिया हुआ है एनसीईआरटी के ये वाले पेज पे, देखो ये देखो, नीचे 1000 कब लगाना है और ऊपर 1000 कब लगाना है, दिया है एनसीईआरटी में। पर ध्यान रखना दोस्तों, इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट है, इंग्लिश में गलत दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है ना? हमें ये वाला फॉर्मूला लिखना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पर ध्यान रखना कि फॉर्मूले हमें 2 याद रखना है। कौन कौन से? एक रखना है कि सेंटीमीटर में दिया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और मीटर में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज और आर। तो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या होते हैं? इट कंप्लीट्स सेल सर्किट, बिल्कुल सही है, गैल्वेनिक सेल का जो सर्किट रहता है उसको कंप्लीट करता है। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। अगर के पेस्ट के साथ में हम इलेक्ट्रोलाइट्स को उसके अंदर भरते हैं, दैट्स वाई जो सॉल्यूशंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वो मिक्सिंग होने से बच जाते हैं, मिक्सिंग प्रिवेंट हो जाती है। तो बिल्कुल सही है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन 2 हाफ सेल, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ये सारे ही सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। लवण सेतु के कौन से कार्य है? यह सेल परिपथ को पूर्ण करता है, बिल्कुल सही है। यह दोनों विलयनों को मिश्रित हुए बिना एक विलयन से दूसरे विलयन में आयनों की गति होने देता है, बिल्कुल सही है। यह दोनों अर्ध सेलों में विलयन की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। तो सारी ही चीजें यहाँ पर सही है, यह सब लवण सेतु के कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब Z, जो हम फॉर्मूला देखते हैं M इज इक्वल टू ZIT, फैराडे के फर्स्ट लॉ की हम बात करें अगर, तो ये जो Z होता है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, या हिंदी में अगर बात करें विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? E डिवाइडेड बाय F के बराबर। E का मतलब है इक्विवेलेंट वेट और F का मतलब है फैराडे कांस्टेंट। तो F की वैल्यू तो कांस्टेंट है, इट मींस वी कैन राइट Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, राइट। तो जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा रहेगा उसी का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी कि Z की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी। तो अब आप देखो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के लिए इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू कितनी? 1। सिल्वर की अगर बात करें तो 108 डिवाइडेड बाय n फैक्टर 1 हो गया, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। और कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर का 63.5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट, जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा उसका Z का वैल्यू भी ज्यादा। जिंक की अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65 डिवाइडेड बाय 2।
तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो E की वैल्यू है वो किसके लिए है, सिल्वर के लिए, और क्योंकि E की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो फिर Z की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर बेंजोइक एसिड इज 12.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, इट मींस आपको लेमडा EQ का वैल्यू दिया हुआ है 12.8 and if the equivalent conductance of benzoate ion and H positive at infinite dilution are 42 and 288.42 respectively, then its degree of dissociation is, अल्फा की वैल्यू आपसे पूछिए। तो चलिए सबसे पहले हम लेमडा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 42 प्लस 288.42, राइट। अब अल्फा की अगर बात करें तो अल्फा किसके बराबर रहेगा, लेमडा EQ एट एनी गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लेमडा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको अगर सॉल्व करें हम तो ये आ जाएगा 12.8 डिवाइडेड बाय 42 प्लस 288.42, राइट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम नियरली 0.039, लेकिन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0.039 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.9%, यानी कि जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन की मात्रा प्रतिशत में अगर बात करें हम तो कितना हो जाएगा, 3.9%। करेक्ट आंसर जो है इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। तो हिंदी में अगर हम देखें तो तुल्यांकी चालकत्व लेमडा EQ आपको दिया हुआ था 12.8, और अनंत तनुकरण या अनंत तनुता पर दोनों आयन बेंजोएट आयन मतलब ये वाला आयन और H पॉजिटिव आयन, इन दोनों का अगर लेमडा EQ आप ऐड कर देंगे तो हमें किसका लेमडा EQ मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड का लेमडा EQ मिल जाएगा अनंत तनुकरण पर। तो हमने इन दोनों के लेमडा EQ को ऐड कर दिया। अल्फा का सूत्र होता है लेमडा EQ दी गई सांद्रता पर बटे अनंत तनुता पर लेमडा EQ का मान। यहां से अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट किया और फिर हमने 100 का गुणा इसलिए किया क्योंकि हम उसको प्रतिशत में ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, यानी लेट्स से कि आपने जिंक की रॉड को जिंक के आयन में डिप किया हुआ है, एक ऐसे सॉल्यूशन में आपने डिप किया है जिस सॉल्यूशन में उसी मेटल के आयंस प्रेजेंट हैं, राइट। दिस इज एग्जांपल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, ये जिंक का इलेक्ट्रोड बन गया। इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास में एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या है, E is equal to E naught, this is electrode potential and this is standard electrode potential, minus 0.059 upon N log Q। अच्छा ये जो इक्वेशन है ये कहां से आई है, तो हम वो वाली इक्वेशन लिखते हैं E is equal to E naught minus 2.303 RT upon NF log Q, right? What is Q? This Q is concentrations of product divided by concentration of reactant। तो ये आपके पास में नर्स्ट इक्वेशन है। अब आप देखें कि जो E की वैल्यू है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है वो समझते हैं। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, यस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। कारण क्या, ये जो Q की वैल्यू है ये कंसंट्रेशंस के साथ में क्या होगी, चेंज होगी। Q क्या होता है, concentration of product divided by concentration of reactant raised to power their stoichiometric coefficient। तो concentrations आप चेंज करोगे तो Q की वैल्यू भी क्या होगी, reaction quotient की वैल्यू चेंज होती जाएगी। फिर आपके पास में नेचर ऑफ मेटल, आप देखिए मेटल आप चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ उसके लिए जो N की वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या मेटल की जो वैलेंसी है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। जैसे जिंक के लिए N की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। सिल्वर के लिए N की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो मेटल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड
करता है। क्या इस पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी एरिया आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है? नहीं, तो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेटल एक्सपोज्ड, कि कितना एरिया जो है मेटल का वो सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, उसके ऊपर ये पोटेंशियल जो है डिपेंड नहीं करता है। तो धातु की छड़ को उसके आयनों के विलयन में डुबोया जाता है, इसका इलेक्ट्रोड विभव निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, यह आपको बताना था। तो हमने देखा कि तापमान पर निर्भर कर रहा है, धातु की प्रकृति यानी धातु के एन के मान के ऊपर भी निर्भर कर रहा है, विलयन की सांद्रता के ऊपर निर्भर कर रहा है, क्योंकि सांद्रता परिवर्तित होगी तो Q परिवर्तित होगा, और Q परिवर्तित होगा तो E का मान भी परिवर्तित होगा। सिर्फ क्षेत्रफल के ऊपर यह निर्भर नहीं कर रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। 1 मोल ऑफ एन की वैल्यू कितनी, 1, बट द गैस इज नॉन आइडियल गैस, मतलब पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम दिस टू दिस with a change in internal energy, डेल्टा U की वैल्यू आपको दी है। द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस, मतलब डेल्टा H आपको कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E? बेसिक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं मैं। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अब यहां यह गलती मत करना कि PV की जगह पे NRT लिख दें हम, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। और ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमारे पास गैस आइडियल नहीं है, गैस कैसी है, नॉन आइडियल है। तो जस्ट हमको इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करना होगा। डेल्टा U प्लस डेल्टा PV को हम लिखेंगे P2V2 माइनस P1V1। चलिए अब यहां पर हम सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो डेल्टा U का वैल्यू दिया हुआ है 30 लीटर ATM प्लस फाइनल प्रेशर इज 4 एंड फाइनल वॉल्यूम इज 5, तो 4 into 5 that will become 20 liter ATM minus initial pressure is 2 ATM and initial volume is 3 liter, so upon multiplication this will become 6 liter ATM। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 minus 6 this will become 14 and 14 plus 30 that will become 44 liter ATM, right? So the correct answer will be option number 3। तो आपको अनादर्श गैस दी हुई है, इसलिए हमें PV की जगह पे NRT नहीं लिखना है। सिंपल डेल्टा PV को कैसे लिखना है, अंतिम दाब गुणित अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक दाब गुणित प्रारंभिक आयतन, और जो सारे मान यहां पर दिए हुए हैं वो हम पुट कर देंगे। तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 152 की। इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैविंग कंसंट्रेशन 10% weight by weight and 20% weight by weight are mixed, what will be the molality of NaOH in the resulting solution? 10% वेट बाय वेट व 20% वेट बाय वेट सांद्रता वाले NaOH विलयनों की तुल्य मात्राओं को मिलाया जाता है। परिणामी विलयन में NaOH की मोललता क्या होगी? ठीक है, बराबर मात्रा मिला रहे हैं हम दो विलयनों की। तो आप देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम NaOH। सिमिलरली इसका मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम NaOH। दो विलयन दिए हैं आपको, ठीक है। तो 10% वेट बाय वेट का मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम NaOH है, और 20% वेट बाय वेट सांद्रता का मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम विलयन अगर आप लेते हो तो उसमें 20 ग्राम NaOH है और बाकी का 80 ग्राम क्या है, पानी है। तो दोनों की बराबर मात्रा लेनी है, इक्वल अमाउंट लेना है। तो आई एम कंसिडरिंग दैट वी आर टेकिंग 100 ग्राम ईच ऑफ टू सॉल्यूशंस। तो आप देखो टोटल सॉल्यूशन का मास मैं यहां पर लिख रहा हूं, टोटल सॉल्यूशन का जो मास है वो मैंने कंसीडर कर लिया 100 ग्राम। तो उस 100 ग्राम में सॉल्यूट कितना आया, 10 फर्स्ट वाले के लिए, और बाकी का जो बचा हुआ रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा। मतलब सॉल्वेंट कितना हो गया यहाँ पर,
90 ग्राम। अब आप देखो सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाले सॉल्यूशन का भी हमने ये फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए लिखा और ये सेकेंड सॉल्यूशन के लिए। सेकेंड सॉल्यूशन का भी कितना मास कंसीडर किया, 100 ग्राम। लेकिन उस 100 ग्राम में सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूट का जो टोटल मास है वो हो गया कितना, 30 ग्राम, और सॉल्वेंट का जो टोटल मास है वो हो गया 170 ग्राम, राइट। हमें कैलकुलेट करना है इस रिजल्टिंग मिक्सचर की मोलेलिटी, और मोलेलिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल कितने हो जाएंगे, आप देखो 30 डिवाइडेड बाय 40। 40 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि NaOH का जो मोलर मास है वो कितना है, 40। अब आप देखो डिनोमिनेटर में यहां पर क्या आता है, सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में, है ना। जो आपके पास में विलायक है उसका द्रव्यमान किलोग्राम में लिखना है। सॉल्वेंट का मास कितना, 170, और किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। तो स्मॉल m इज इक्वल टू, ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 170 एंड ऊपर आ जाएगा 1000। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। दिस विल बिकम 300 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 17, ठीक है। तो 300 डिवाइडेड बाय 4 गुणित 17, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.4 मोल पर केजी, मतलब मोलल। तो मोलेलिटी जो है सॉल्यूशन की वो कितनी आ गई, 4.4 आ गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 153। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक एस्टर दिया हुआ है, एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला CH3 माइनस अटैक करेगा यहाँ पर, और यहाँ से OCH3 वाला ग्रुप बाहर निकलेगा, एंड दैट विल गिव PH C डबल बॉन्ड O CH3। सबसे पहले क्या बना, कीटोन बना। अच्छा, कीटोन से और रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 MgBr, वापस से ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो PH CO माइनस CH3, और एक और CH3 कहाँ से आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब आप सेकेंड स्टेप में इसका जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो O माइनस जो है यहाँ से क्या उठा लेगा, H पॉजिटिव उठा लेगा, एंड डेट विल गिव 3 डिग्री अल्कोहल, कार्बन OH CH3 एंड CH3। तो आप देखें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इन जनरल जब भी एस्टर की रिएक्शन एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होती है, आप पाएंगे कि वहां पर जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। पहले वहां पर कीटोन बनेगा और फिर एक्सेस है क्योंकि, तो कीटोन के साथ में वापस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा और इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 154। सॉल्युबिलिटी ऑफ एमीन्स इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ एमीन ड्यू टू, यस, जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ाते जाएंगे, कार्बन एटम्स बढ़ाएंगे, कार्बन चेन जो है वो कैसा पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वाटर रिपेलेंट पार्ट होता है। तो क्योंकि हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इस वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जल विरोधी अल्किल भाग के आकार में वृद्धि के कारण एमीन के जो मोलर मास में वृद्धि के साथ में जल में एमीन की विलेयता क्या होती जाती, कम होती जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक सीक्वेंस दिया है आपको और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है P और S। P और S आपको बताना है। तो सबसे पहले तो अपन S की बात कर लेते हैं। AS3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये आपके पास में रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, डाइजोनियम पार्ट को रिड्यूस कर देगा और यहां पर लगा देगा हाइड्रोजन, CH3, यहां पर Br, और यहां पर क्या आ जाएगा, H। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अंडरस्टूड है कि वहां पर क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। तो आप देखें ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, इसमें दिया हुआ है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो S वाला कंपाउंड है ये क्या होना चाहिए। हम रिएक्शन में रिवर्स आते हैं। आप देखो ये वाले कंपाउंड को फॉर्म करना है R से, और यहां दिया हुआ है NaNO2 और HCl, मतलब यहां डाइजोटाइजेशन होगा। डाइजोटाइजेशन होगा, NaNO2 और HCl किसके साथ में रिएक्शन करके N2 पॉजिटिव और Cl माइनस बनाता है,
एरोमेटिक एमीन के साथ, राइट, और वो भी 1 डिग्री। तो हम यहाँ पर R का स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले कि R का स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ NH2 रहेगा, यहाँ CH3 और यहाँ पर Br, राइट। अच्छा, NH2 बनाना है रिडक्शन के बाद, मतलब Q वाले कंपाउंड में NH2 की जगह पर क्या आना चाहिए, NO2 आना चाहिए। तो यहां पर रहेगा NO2, यहां CH3 और यहां पर Br। अब आप देखिए यहां पर आपको Br लगाना है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बाद में यहां पर Br आ रहा है, मतलब P वाले कंपाउंड में Br नहीं होना चाहिए। P वाले कंपाउंड में सिर्फ क्या होना चाहिए, CH3 और NO2, और वो भी 1,4 पोजीशन पे। तो आप देखो CH3 और NO2 1,4 पोजीशन पे दिया हुआ है, मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, रिवर्स आना था इसमें, ठीक है। अगले ऑप्शंस भी आप चेक कर सकते हो, जैसे तीसरे और चौथे ऑप्शन में तो ऑलरेडी P वाले कंपाउंड में क्या दे रखा है, Br दे रखा है। Br जो है वो आपको क्या करना है, P वाले कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या ब्रोमिनेशन होने के बाद में Br आना चाहिए। आ रही बात समझ में, मतलब P वाले कंपाउंड में Br नहीं होना चाहिए, जो कि सिर्फ इन 2 ऑप्शन में था। इसमें भी Br नहीं था और इसमें भी Br नहीं था। लेकिन अब आप देखें कि सेकेंड वाला कंपाउंड सिर्फ कहां पर सेटिस्फाई हो रहा था, ऑप्शन नंबर 2 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको एमीन दिया हुआ है और उसके साथ में HCl की रिएक्शन करानी है। तो हमें पता है कि एमीन जो है वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। वो बेस की रिएक्शन करानी है आपको किससे, एसिड से, HCl एसिड। लेकिन HCl का कितना मोल दिया, 1 मोल। एसिड का सिर्फ 1 मोल दिया है। तो दो बेसिक ग्रुप है आपके पास, एक तो है आपके पास में एरोमेटिक एमीन है और दूसरा आपके पास में है एलिफेटिक एमीन। अगर HCl एक्सेस अमाउंट में होता तो दोनों बेसिक ग्रुप के साथ में रिएक्शन हो जाती और हमारा जो प्रोडक्ट बन जाता वो कौन सा वाला बन जाता, ये सेकेंड वाला प्रोडक्ट बन जाता। इससे भी एसिड की रिएक्शन हो गई और इससे भी एसिड की रिएक्शन हो गई। लेकिन HCl एक्सेस में नहीं है, HCl का सिर्फ 1 ही मोल है, तो बेसिक वाले ग्रुप से भी एक ही ग्रुप से रिएक्शन होगी। तो हम कौन से वाले ग्रुप से रिएक्शन कराएंगे, एरोमेटिक से या एलिफेटिक से, ये समझना है आपको। तो जो ज्यादा बेसिक नेचर का होगा उससे रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। तो विच इज मोर बेसिक, एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन। तो एलिफेटिक अमीन जो है वो मोर बेसिक होता है। कारण क्या, इसमें लोन पेयर लोकलाइज होता है, जबकि एरोमेटिक एमीन में लोन पेयर डीलोकलाइज होता है। तो हम HCl की रिएक्शन सिर्फ किससे कराने वाले हैं, यहां पर एलिफेटिक एमीन से। तो आप देखो कौन से वाले ऑप्शन में सिर्फ एलिफेटिक एमीन से रिएक्शन हो रखी है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में एलिफेटिक एमीन से रिएक्शन हो रखी है। ये आप देखें NH2 ग्रुप ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एनिलीन की रिएक्शन करानी है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मतलब ये आपके पास यहां पर है कौन सी वाली रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या करा रहे हैं हम, नाइट्रेशन करा रहे हैं। किसका नाइट्रेशन करा रहे हैं, एनिलीन का नाइट्रेशन करा रहे हैं। तो एनिलीन के नाइट्रेशन में बहुत ही बढ़िया सी रिएक्शन है। आप सभी को ये रिएक्शन पता है कि इस रिएक्शन में पैरा प्रोडक्ट भी बनता है, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है और साथ ही साथ में मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। पैरा प्रोडक्ट कितना बनता है, ये 51% बनता है, मेटा वाला 47% बनता है और ऑर्थो वाला 2% बनता है। ठीक है, आपसे यहां पर पूछा गया है प्रोडक्ट ए, और प्रोडक्ट ए जो है वो दे रखा है क्वेश्चन में कि 2% वाला है। तो 2% वाला प्रोडक्ट कौन सा वाला होता है, ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 158 का सॉल्यूशन। आओ समझते हैं क्वेश्चन नंबर 158 को। क्या लिखा हुआ है, विच कंपाउंड कैन गिव केनिजारो रिएक्शन, है ना, कौन सा यौगिक केनिजारो अभिक्रिया दर्शा सकता है। चलो सबसे पहले देखते हैं पहला कंपाउंड, है ना, ये है अपने पास एसिटाल्डिहाइड। सबसे पहले तो केनिजारो रिएक्शन दिखाने का क्या कंडीशन है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, अल्फा H नहीं होने चाहिए। ये CHO ग्रुप है, इसके पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड तो नहीं देता है। ठीक है,
अगर तुम बी वाले कंपाउंड को देख पा रहे हो तो ये है अपना बेंजिल्डिहाइड वाला कंपाउंड, इसमें अल्फा एच नहीं होता है तो ये कंपाउंड बिल्कुल दे सकता है। अगला कंपाउंड है ये रहा CHO, CHO के पास वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है बेटा ये अल्फा कार्बन है, तो इसके पास अल्फा कार्बन तो है बट उस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड भी केनिजारो रिएक्शन देगा। फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा एच नहीं है तो ये भी कंपाउंड जो है ये भी केनिजारो रिएक्शन देगा। तो कौन कौन इन चारों में से केनिजारो अभिक्रिया दर्शा सकता है, दिखा सकता है? तो बी दिखाएगा बेटा, सी दिखाएगा, डी दिखाएगा, ठीक है। तो BCD, ABCD BCD ओनली, है ना, BCD, केवल BCD वाला ऑप्शन आएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में कुछ कथन दिए गए हैं, देखते हैं। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, चालकता की इकाई जो है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आओ चालकता के फॉर्मूले को समझते हैं पहले। कप्पा से रिलेट कर देते हैं इसको, K बराबर 1/R इंटू L/A, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो 1/R का मतलब R की यूनिट होती है ओम, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, तो बिल्कुल ठीक है। और L/A में A हो गया अपना एरिया, क्षेत्रफल, और L हो गई लेंथ, लंबाई, तो ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये होता है सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर का इनवर्स। तो बिल्कुल जो कप्पा की इकाई है, जो चालकता की इकाई है, वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता तनुता बढ़ने पर कम होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी भी विलयन को तनु करते हैं ना, तो तनुता बढ़ाने पर या डाइल्यूशन करने पर बेटा, तनुता या डाइल्यूशन पर जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, दोनों के अंदर कंडक्टिविटी जो है वो बेटा डिक्रीज होती है। बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है बेटा इसका। The amount of an ion discharged during electrolysis does not depend upon resistance. विद्युत अपघटन के दौरान विसर्जित आयन की मात्रा प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती, ये भी बिल्कुल ठीक रखा है। रेजिस्टेंस पर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि जब हम फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं तो W बराबर ZQ लिखते हैं, आवेश पर निर्भरता होती है उसकी। The unit of electrochemical equivalent is ग्राम पर कूलम। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई ग्राम प्रति कूलम है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक मतलब Z की बात हो रही है यहाँ पर। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो फैराडे के नियम का, तो फैराडे के नियम में अपन Z लिखते हैं, Z बराबर होता है E/96500, है ना। तो ये ग्राम में निकलता है अपना, और ये पर चार्ज के फॉर्म में निकलता है, तो ये ग्राम पर कूलम होता है। तो बिल्कुल इसकी इकाई जो हो जाएगी अपने पास ही हो जाएगी। या फिर इसको अगर तुम थोड़ा समझ ना पाओ तो फॉर्मूला है अपने पास W बराबर ZQ, है ना। तो यहाँ से Z की क्या जो है W/Q। W किस में निकलेगा बेटा, ग्राम में, Q किस में निकलेगा, कूलम में, तो ग्राम पर कूलम। तुम यहाँ से भी समझ सकते हो कि इसकी इकाई ये निकल के आएगी, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब इसमें जो चारों स्टेटमेंट हमें सवाल में दिए हुए ना, सभी के सभी सही है, तो ऑल आर करेक्ट, सभी सत्य। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 160 पर। तुम्हें सवाल में ईएमएफ दिए हुए हैं 4 गैल्वेनिक सेलों के, है ना, E1, E2, E3 और E4, 4 सेल दिए हुए हैं, और पूछा है कि इनका जो ऑर्डर है, किसका ईएमएफ ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये कैसे निकालते हैं। अगर तुम चारों के चारों सेल देख पा रहे हो बेटा, तो चारों के चारों सेल गैल्वेनिक सेल ही है। और गैल्वेनिक सेल के सबसे पहले मैं कुछ रिएक्शंस लिख देता हूं, जैसे एनोड वाली रिएक्शन। एनोड पर हमें पता है कि जिंक होता है, जिंक जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक +2 में, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पर, तो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, तो कैथोड पर बेटा रिडक्शन या अपचयन होता है, तो यहां पर कॉपर +2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर। ओवरऑल इनकी जो सेल रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, सेल रिएक्शन आएगी अपने पास जिंक प्लस कॉपर +2 से बनेगा जिंक +2 प्लस कॉपर। ये इनकी ओवरऑल सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन लिखने के बाद अगर तुम्हें याद हो तो हम यहां पर लगाते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। अगर हमें किसी का भी ईएमएफ निकालना हो तो हम नर्न्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। नर्न्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ Q, जहां पर Q रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन कोशेंट को, अभिक्रिया भागफल को।
क्यू कैसे निकाला जाता है? तो क्यू निकालने के लिए अपन लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में जिंक +2 आयन होंगे, जिंक +2 आयन डिवाइडेड बाय कॉपर +2 के आयन। ठीक है, ये क्यू निकालने का तरीका होता है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि यहां पर बाकी सारी चीजें तो सेम है, बस क्यू में ही चेंजेस आएगा, क्योंकि ई नॉट सेल नहीं चेंज होगा उससे। तो देखते हैं कि क्यू बढ़ाने से क्या होगा। अगर क्यू को अपन चेंज कर देंगे तो ईएमएफ पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर हम इस क्यू की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो क्या लॉग क्यू की वैल्यू भी बढ़ जाएगी? तो ये पूरा टर्म अपने पास इंक्रीज होगा। ये पूरा टर्म इंक्रीज होगा तो इसके आगे कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस का। तो ये ईएमएफ को डिक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब है क्यू बढ़ने पर ई घटता है, क्यू बढ़ने पर ई घटता है। अब अपन देख लेते हैं कि चारों सेल में किसका क्यू ज्यादा है, किसका क्यू कम है। फर्स्ट में चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट का क्यू निकालते हैं बेटा। क्यू निकालने के लिए जिंक +2 को कॉपर +2 से डिवाइड करते हैं। ये जिंक +2 है, ये कॉपर +2 है, 1/1, आंसर 1 आ गया। सेकंड वाले में चलते हैं। सेकंड वाले में क्यू निकालने की कोशिश करते हैं। जिंक +2 है बेटा 0.1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 0.1 आ गया। थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, इसका भी क्यू निकालते हैं। इसका क्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.1, इसका मतलब ये 10 आ जाएगा। और फोर्थ वाले ऑप्शन में चलते हैं, तो फोर्थ वाले ऑप्शन में क्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.1/0.1, तो ये आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अगर तुम देख पा रहे हो तो हमने चारों के चारे जो गैल्वेनिक सेल दिए हुए थे इनका ईएमएफ अपन ने फाइंड क्यू निकाल लिया है। अब जिसका क्यू ज्यादा होगा इसका ईएमएफ सबसे कम होगा। तो क्यू सबसे कम किसका आ रहा है? तो क्यू सबसे कम आ रहा है अपने पास सेकंड वाले के। सेकंड वाले का मतलब E2 की बात रही है। और ये तो अगर हम E का ऑर्डर लिखें तो E के ऑर्डर में सबसे कम क्यू आ जाएगा अपने पास E2 का। उसके बाद क्या अपने पास फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन के अंदर या फर्स्ट और फोर्थ पार्ट के अंदर क्या दोनों का क्यू सेम है? क्यू सेम है तो E भी सेम होगा। इसका मतलब मेरे पास जो E1 की वैल्यू है वही E4 के बराबर हो जाएगी। और इसी तरीके से थर्ड वाले का क्यू सबसे ज्यादा है तो इसका ईएमएफ सबसे कम होगा, तो E3 की वैल्यू सबसे कम होगी। ये मेरे पास ऑर्डर आ जाना चाहिए। देखते हैं कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये सबसे ज्यादा E2 होना चाहिए, E2, फिर E2 के बाद E1 और E4, और सबसे लास्ट में होना चाहिए E3। ऑप्शन नंबर 4 बेटा अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी। ओपी पूछा है इसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाइड्रोजन अर्ध सेल का ऑक्सीकरण विभव ऋणात्मक होगा यदि, चलो तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन का मतलब है रिएक्शन होगी H2 से कन्वर्ट होगा 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर मैं E0 सेल की बात करूं तो इसका E0 की वैल्यू तो हो जाएगी 0 वोल्ट। तो सीधा सीधा इसका E सेल कैसे लिखेंगे? E सेल इज इक्वल टू -0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग के अंदर क्यू लिखेंगे इसका। चलो क्यू भी मैं तुम्हें बता देता हूं क्यू कैसे लिखेंगे। क्यू लिखा जाता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके। चलो प्रोडक्ट में कौन कौन है? प्रोडक्ट में अपने पास है H+, तो लिख देंगे H+ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं H+ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब मुझे बताओ कि सवाल में क्या बोल रहा है ये कि नेगेटिव कब आएगा। तो लॉजिकली समझते हैं थोड़ा कि नेगेटिव तब आएगा जब ये वाली जो वैल्यू है ना ये पॉजिटिव होगी। कैसी होगी ये? तभी ये वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव निकल के आएगी। इसको पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसको पॉजिटिव होने के लिए H+ का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 1। अगर ये 1 से बड़ी है, लॉग के अंदर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है ना तो वो पॉजिटिव आती है, 1 आती है तो 0 हो जाएगी, 1 से छोटी आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो हमें इसको नेगेटिव नहीं करना है, हमें इसको तो पॉजिटिव करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल अपने पास ई सेल क्या निकल के आ जाएगा? नेगेटिव। चलो अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन है ना, ए वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ए वाले पार्ट में अगर मैं क्यू निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा? क्यू मेरे पास निकल के आएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1, तो 1 ही आ गया है ना। चलो क्यू की वैल्यू देखते हैं सेकंड वाले में। 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, तो ये 4 आ गया। चलो तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, सी में। इसमें H+ की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी बेटा, है ना। 0.2 ऊपर जाकर 5 बना लेगा। और ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलेंगे तो अपने पास H+ का स्क्वायर है 1, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5।
ठीक है। चलो अब हमें इसमें से वो वैल्यूज देखनी है, बस वो वैल्यू अपन को निकालनी है जिसमें वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही हो। तो देखो यहां पर तो बराबर 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन सी पॉसिबल है? बी और सी। केवल वही ऋणात्मक मान आ सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बेटा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 162 पर बेटा, समझोगे ध्यान से। क्या क्या लिखा हुआ है तुम्हें? 0.01 m NaOH का रेजिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है 30 ओम, मतलब तुम्हें R की वैल्यू दे रखी है 30 ओम, ठीक है। तुम्हें मोलरिटी दे रखी है 0.01 m, तुम्हें सेल कांस्टेंट दे रखा है, मतलब L/A की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी? 0.30 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और तुमसे क्या पूछी है? मोलर कंडक्टिविटी, है ना। 0.01 m NaOH विलयन का चालकता सेल में 30 ओम का प्रतिरोध पाया गया, ठीक है। यदि सेल स्थिरांक का मान इतना है तो इस सांद्रता पर NaOH की मोलर चालकता क्या है? मोलर चालकता निकालनी है। मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है लेमडा एम। लेमडा एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो अपन को पहले तो कप्पा निकालना पड़ेगा ना, कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। तो कप्पा का फॉर्मूला होता है 1/r इंटू L/A। चलो 1/r की वैल्यू 1/30 इंटू L/A मतलब 0.30, ठीक है। अगर अपन इसको करें तो ये आ जाएगी वैल्यू 1/100, ठीक है। 1/100 आ जाएगी। बस कप्पा की वैल्यू 1/100 रख देते हैं अपन, यहां पर रख देंगे 1/100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। कितनी दे रखी है मोलैरिटी? तो दे रखी है 0.01। यस और नो? तो 100 इंटू 0.01 तो एक दूसरे को कट कर देंगे, तो नीचे वाली वैल्यू तो कितनी हो गई? 1। तो क्या अपने पास केवल 1000 बच गया? और 1000 बच गया तो आंसर आ जाएगा 1000 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा इसका ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इसका आंसर है ना, सिंपल सा सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 163 की तरफ चलते हैं बेटा, है ना। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको ध्यान से। असर्शन क्या लिखा हुआ है? ग्रेफाइट इज यूज्ड एज एनोड बट नॉट डायमंड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ग्रेफाइट का उपयोग एनोड के रूप में किया जाता है, लेकिन हीरे का नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक है, हीरे का नहीं करते। तो आपने जनरली देखा होगा बहुत सारे सवालों के अंदर, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ग्रेफाइट को हम इलेक्ट्रोड की तरह काम में लेते हैं ना, एनोड की तरह या इलेक्ट्रोड की तरह काम में लेते हैं। कारण समझते हैं। तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ असर्शन तो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ग्रेफाइट लेयर विच हेल्प्स इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ग्रेफाइट परत में गतिशील इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो विद्युत चालकता में मदद करते हैं। तो बिल्कुल जो ग्रेफाइट की संरचना होती है ना, उस ग्रेफाइट की संरचना में इलेक्ट्रॉन एक लेयर से दूसरी लेयर में स्थानांतरित कर जाते हैं, इसलिए जो ग्रेफाइट होता है ये चालकता दिखा सकता है। तो चालकता में मदद करते हैं वो गतिशील इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? एनोड के रूप में। तो दोनों ही सही है बेटा, और ये जो रीजन है, ये जो कारण है, ये उस कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, एक्सप्लेनेशन भी है। अब पढ़ते हैं, कहां पर लिखा हुआ है? करेक्ट बट नॉट ये नहीं होगा अपना आंसर। बोथ आर करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, फोर्थ अपना बेटा करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, समझते हैं। पहले बोला है कोलराउश लॉ, है ना। कोलराउश का नियम कहां पर आ रहा है? तो कोलराउश का नियम कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी विद्युत अपघट्य की जो कुल मोलर चालकता होती है वो उसके आयनों के योग के बराबर होती है। चलो कहां पर ऐसा लिखा हुआ है? तो देखो अगर तुम यहां पर देखोगे तो लेमडा इक्विवेलेंट नॉट जो है वो केटायन प्लस एनायन के बराबर है। तो आर किसका आ जाएगा अपने पास? कोलराउश लॉ का आर। दूसरा है फिर मोलर कंडक्टिविटी, है ना, मोलर चालकता का फॉर्मूला। तो मोलर चालकता का फॉर्मूला अगर अपन देखें तो ये लिखा हुआ देखो, तो कप्पा इंटू 1000 बटे मोलैरिटी, तो एस इसका आ जाएगा। फिर बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की कोटि की बात करते हैं। तो अल्फा मतलब लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, तो ये पी आ जाएगा अपने पास। और अगला है डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना, वियोजन स्थिरांक, के ए के बारे में होगा। तो ये फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं कि ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो ये क्यू के बराबर हो जाएगा। तो अपना आंसर आ जाना चाहिए आर एस पी क्यू। ये रहा आर, फिर एस, फिर क्यू पी नहीं, पी क्यू होगा, है ना। पी पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर से एक असर्शन रीजन वाला सवाल आया है, समझते हैं इसको क्या पूछ रहा है ये। अमीन से रिलेटेड है। एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया, है ना। एलिफेटिक अमीन्स का मतलब बेटा हो गया RNH2 और अमोनिया NH3, ठीक है। एलिफेटिक अमीन अमोनिया की तुलना में प्रबल क्षार है,
ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है कि किसकी क्षारकता ज्यादा। तो अमोनिया और एमीन में एमीन की बिल्कुल ज्यादा होती है, क्योंकि एमीन में ये आर ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये आर ग्रुप अपना कौन सा प्रभाव लगाएगा? प्लस आई प्रभाव। ये प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन दान करेगा। इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है या जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उससे क्षारकता में वृद्धि होती है। तो पहला यहां तक तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। एंड एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर बेसिस देन अमोनिया। वह एरोमेटिक अमीन अमोनिया की तुलना में दुर्बल क्षार है। अमोनिया की तुलना में एरोमेटिक अमीन की बात कर रहा है। एरोमेटिक अमीन के फॉर्म में अपन एनिलीन एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है एनिलीन NH2, और यहां पर ले लेते हैं अपन अमोनिया। इनमें भी हमें क्षारकता का क्रम ढूंढना है या बेसिसिटी का क्रम देखना है ना। चलो अब देखो, यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, पर यहां पर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो अनुनाद करेंगे, रेजोनेंस करेंगे बेंजीन रिंग के साथ। और जब ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेंगे तो उसकी वजह से जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, वो घट जाएगी। तो रेजोनेंस की वजह से बिल्कुल इसकी बेसिसिटी कम होती है, अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है। तो ऑर्डर तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है और असर्शन के बारे में जो भी लिखा हुआ है वो करेक्ट लिखा हुआ है। रीजन देखते हैं इसमें, रीजन में क्या लिखा हुआ है। प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इन एलिफेटिक अमीन्स, है ना। प्लस आई ग्रुप जो एलिफेटिक अमीन्स में है, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। एलिफेटिक अमीन पर एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है कि ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। यहां तक तो सही एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। वाइल एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन, है ना, इसका मतलब रेजोनेंस की बात कर रहा है ये, ऑफ लोन पेयर ऑफ NH2 ग्रुप, है ना। डीलोकेलाइजेशन का मतलब रेजोनेंस हो रहा है यहां पर, जबकि एरोमेटिक अमीन में NH2 समूह की एकाकी युग्म के विस्थानीकरण के कारण दुर्बल होता है। तो बिल्कुल ठीक लिखा है, दोनों ही सही है। असर्शन भी सही है बेटा, रीजन भी सही है, और असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है रीजन यहां पर। तो बोथ एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा ना, क्वेश्चन का आंसर ए आएगा इसका। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं 166 पर, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, है ना। क्या बोला है? इनकरेक्ट। निम्नलिखित यौगिकों के लिए गलत विकल्प चुनना, ये ध्यान रखना, गलत चूज करना है अपन को, कौन सा होगा। पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है CH3NH2। ये एक एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स है ना, मैं इसे ऐसा लिख देता हूं इसको, एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक है, 1 डिग्री अमीन है, एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन, ठीक है। बी में क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं, PHNH2। ये एनिलीन है अपने पास, है ना, एनिलीन है ये, PHNH2। ये एलिफेटिक में नहीं आएगा, ये आएगा बेटा एरोमेटिक में। इट इज अ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन प्राथमिक अमीन होता है ये, एरोमेटिक और एलिफेटिक। चलो अब बात करते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। A इज मोर बेसिक देन B, मतलब ये बोल रहा है कि एलिफेटिक वाला एरोमेटिक वाले से ज्यादा होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। एलिफेटिक वालों के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस आई ग्रुप लगा होता है, जैसे अपन ने पिछले वाले एग्जांपल में समझा। तो यहाँ पर प्लस आई ग्रुप लगा होता है, तो ये डोनेट करता है, पर यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर रेजोनेंस में जाने की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देंगे। तो ए जो है बेटा वो सही लिखा है ना, अपना आंसर नहीं है ए, पर वो सही लिखा है। बोथ A एंड B विल गिव फाउल स्मेलिंग कंपाउंड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, है ना। A और B दोनों क्लोरोफॉर्म KOH के साथ दुर्गंध युक्त यौगिक देगा। तो क्या बिल्कुल सही है, ये क्लोरोफॉर्म प्लस KOH कार्बिलमिन टेस्ट हो गया है। कार्बिलमिन टेस्ट में बिल्कुल फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस या फिर दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलता है, और ये एरोमेटिक के साथ भी देता है प्राथमिक, और एलिफेटिक के साथ भी देता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। बोथ A एंड B विल फॉर्म बेस सोल्यूबल सल्फोनामाइड विद हिंसबर्ग रिएजेंट। A और B दोनों हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्षार में विलेय सल्फोनामाइड का निर्माण करेगा। तो हिंसबर्ग के अंदर जो 1 डिग्री अमीन्स होते हैं वही क्षार में विलेय होते हैं, 2 डिग्री वाले अमीन नहीं होते। क्या दोनों ही 1 डिग्री है, क्या दोनों ही प्राथमिक है, क्या दोनों ही प्राइमरी है? तो बिल्कुल, तो दोनों ही बेस सोल्यूबल, है ना, क्षार में विलेय वाला सल्फोनामाइड बनाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बोथ A एंड B कैन बी ऑब्टेन्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। A और B दोनों गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन अपना बेटा गलत लिखा हुआ है। गैब्रियल थैलीमाइड की मदद से हम केवल बना सकते हैं 1 डिग्री अमीन, और 1 डिग्री में भी केवल कौन सा वाला,
एलिफेटिक वाला, एरोमेटिक वाला यहां से बनाना संभव नहीं है, पर ये बोल रहा है कि दोनों बनाए जा सकते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, तो अपना आंसर फोर्थ आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया था इसके अंदर। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में। NH2 से तुम्हें ये एनिलीन से तुम्हें ये कंपाउंड बनाना है ना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इस टाइप का सवाल एक। तो आओ समझते हैं कि इसको ये कैसे बनता होगा। सबसे पहले एनिलीन लेते हैं, है ना। इस एनिलीन की रिएक्शन करवाई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3, है ना। इसी को Ac2O भी बोल दिया जाता है ना, जनरली सवालों में इसको ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन जब इसके साथ करवाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है एसिटेनिलाइड, NHCOCH3, ये कंपाउंड बनता है पहले तो, है ना। ये तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेगी रिएक्शंस, और काफी अच्छा एग्जांपल है ये। पहले इसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, पहले समझते हैं कि इसमें इसको कन्वर्ट करने का क्या रीजन है। होता क्या है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये काफी ज्यादा सक्रिय है ना, ये इस बेंजीन के घनत्व को काफी बढ़ा रहा है, तो उसकी सक्रियता काफी ज्यादा होती है। तो उसकी सक्रियता को कम करने के लिए, इसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए हम पहले एसिटेनिलाइड बनाते हैं। एसिटेनाइड बनाने के लिए पहले इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया जाता है, ठीक है। तो पहली स्टेप में तो Ac2O होना चाहिए अपने पास, है ना। H2SO4 डाला हुआ है, नहीं, Ac2O पॉसिबल है, Ac2O पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अब हमने इसकी एक्टिविटी और सक्रियता को घटा दिया, अब हम इसके अंदर डाल देंगे Br2 एसिटिक एसिड, Br2 एसिटिक एसिड। जैसे अपन ने इसके अंदर Br2 एसिटिक एसिड डाला तो इसके पैरा पोजीशन पर आकर, है ना, ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बनेंगे पर पैरा वाला मेजर होगा, तो इसके पैरा पोजीशन पर आकर अपने पास एक Br लग जाएगा, ठीक है। तो दूसरी स्टेप अपनी ये होगी, तो Br2 FeBr3 लिखा हुआ है पर यहां पर डाइल्यूट H2SO4 पहले डाल दिया, तो सेकंड ऑप्शन अपना बेटर हो सकता है। फिर इसमें अपन डाइल्यूट H2SO4 या सवाल में कभी कभी H+ या OH- भी लिख देता है, ये डालने पर ऊपर वाला ग्रुप जो वापस वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एनिलीन बन जाएगा अपने पास, और इसके पैरा पोजीशन पर कौन आके लग जाएगा, Pr। तो ये अपने देखो फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो ये 3 स्टेप में बनता है ओवरऑल अपने पास, ठीक है। पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटेनिलाइड बनाते हैं, फिर इसका ब्रोमिनेशन करते हैं तो पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आके लगता है, और फिर एनिलीन वाले ग्रुप में वापस से कन्वर्जन कर लिया जाता है। तो ये 3 स्टेप अपने पास कुछ इतनी होती है। ऑप्शन नंबर इसका बेटा 2 करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक काफी बड़ा सा सवाल है, तो समझते हैं इसमें क्या क्या बोल रहा है ये। एक हाइड्रोकार्बन है P, ठीक है, जिसका फॉर्मूला दिया है C4H8। सबसे पहले तो फॉर्मूला देखकर अपन ये समझ पा रहे हैं कि ये एक एल्कीन है। क्या है ये? एल्कीन। CnH2n वाले फॉर्मूले को ये फॉलो कर रहा है, तो ये एक एल्कीन है C4H8, ठीक है, एक एल्कीन है P। क्या बोल रहा है? ऑन रिएक्शन विद HCl गिव्स अ कंपाउंड Q C4H9Cl। ये बोल रहा है कि जब इसकी रिएक्शन अपन HCl से करवाते होंगे तो HCl से रिएक्शन करवाने के बाद ये कंपाउंड देता है Q, जिसका फॉर्मूला है C4H9Cl। लिख देते हैं पहले जो भी अपन को समझ में आ रहा है, ठीक। फिर क्या बोल रहा है? विच ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ अमोनिया गिव्स कंपाउंड R। फिर इसकी रिएक्शन अब जब अपन अमोनिया से करवाते हैं तो एक कंपाउंड R अपन को मिलता है, जिसका फॉर्मूला है C4H11N, ठीक। एक हाइड्रोकार्बन P HCl से अभिक्रिया द्वारा यौगिक Q देता है, तो पहले Q दे दिया इसने, जो 1 मोल अमोनिया से अभिक्रिया करके R देता है, तो R भी दे दिया। अब क्या बोला है आगे समझते हैं। ऑन रिएक्शन विद NaNO2 एंड HCl फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद वाटर, कंपाउंड R जो है वो NaNO2 प्लस HCl के साथ प्लस वाटर के हाइड्रोलाइसिस के साथ NaNO2 प्लस HCl प्लस हाइड्रोलाइसिस भी करवा दिया इसका सेकंड स्टेप में। इसके साथ ये क्या दे रहा है? एक ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल दे रहा है, मतलब यहां पर एक एल्कोहल बनेगा अपने पास, है ना, एल्कोहल बनेगा, ठीक है। चलो अब और क्या क्या बोला है और समझते हैं ना। इसने क्या बोला है कि यौगिक R NaNO2 तथा HCl से अभिक्रिया के पश्चात जल से अभिक्रिया द्वारा प्रकाशिक सक्रिय एल्कोहल S देता है। ओजोनोलाइसिस ऑफ P गिव्स 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। अभी बोल रहा है कि जब इस P का ओजोनोलाइसिस करवाया जाता है ना, तो इसके ओजोनोलाइसिस से हमें 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड मिलते हैं, 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। अब हमें यह समझना है कि अगर ओजोनोलाइसिस से प्रोडक्ट बन रहे हैं तो अपना एल्कीन क्या रहा होगा? 2 मोल्स बन रहे हैं,
इसका मतलब सिमेट्रिकल एल्किन रहा होगा, या ना सममित एल्किन रहा होगा ये। तो अगर अपन इसके 2 मोल्स ले लेते हैं तो 2 मोल से अपन इसका बनाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड O CH CH3, है ना। ये ओजोनल एसिड्स के प्रोडक्ट से मैं तुम्हें एल्कीन बनाना सिखा रहा हूँ, रिवर्स प्रोसेस। यहाँ से क्या निकल जाएगा अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल जाएगा, O2 निकल जाएगा और डबल बॉन्ड लग जाएगा। डबल बॉन्ड लग जाएगा तो यहाँ से अपन सबसे पहले तो ये सीख लेते हैं कि ये बन क्या रहा है। तो ये बन रहा होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये मेरा वो एल्कीन है जो मैं P में लिखने वाला, है ना। ये मैंने एल्कीन बना दिया, ये जो P वाला है वो मैंने यहां पर बना रखा है। तो P मेरे पास क्या बन रहा है, तो P बोल रहा है 2 ब्यूटीन है। तो बिल्कुल 1 2 3 4 ब्यूट 4 कार्बन की चेन है, 2 ब्यूटीन आ रहा है, बिल्कुल P सही है। बट अपने पास क्या पूछा है बेटा, इनकरेक्ट ऑप्शन, है ना, गलत विकल्प का चयन करें। तो P सही है, मैं ना इसके साइड में सही वाला चिन्ह लगा देता हूं, ये अपना आंसर नहीं है। पर चलो अब मुझे बताओ कि अगर ये P है तो इस P की रिएक्शन जब हम इसके साथ करवाएंगे तो Q मेरा क्या बनेगा, तो ये सममित एल्कीन है तो HCl डालने पर यहाँ पर एक तरफ H लग जाएगा और एक तरफ Cl लग जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर कंपाउंड बनेगा CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl, फिर यहाँ पर CH2, फिर CH3, है ना। ये कंपाउंड बन जाएगा मेरे पास। तो Q के बारे में भी अपन को लिख रहा है ये कि 1 2 3 4 1 2 3 4 2 पर क्लोरो आएगा, है ना, 2 क्लोरोब्यूटेन। पर इसने ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 1 क्लोरोब्यूटेन। तो बिल्कुल ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है फिलहाल तो अभी अपने लिए, ठीक है। चलो R की तरफ चलते हैं। अब R में क्या बोला इसने, Q की रिएक्शन अमोनिया से करवा दी, अमोनिया से करवा दी तो क्लोरीन हट के NH2 लग जाएगा। तो अपना कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH NH2 CH2 NH2, सॉरी CH3, है ना, लास्ट में CH3 आ जाएगा। चलो क्या कंपाउंड है ये, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, 2 पर अमोनिया लगा हुआ है तो 2 ब्यूटेन अमीन, है ना। R अपना बोल रहा है 2 ब्यूटेन अमीन, बिल्कुल सही है। 2 ब्यूटेन अमीन अपने पास बन के तैयार होगा, है ना, 2 ब्यूटेन अमीन बन के तैयार होगा अपने पास। S की बात करते हैं, NaNO2 और HCl। अब ये प्राथमिक अमीन है, प्राइमरी अमीन है, और हमें पता है कि जब भी प्राइमरी अमीन आता है, प्राथमिक अमीन आता है, तो वो जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करके अल्कोहल देता है। तो यहाँ पर NH2 हट के क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ लग जाएगा OH CH2 CH3। इसके बारे में ऊपर ये भी लिखा हुआ था कि एक प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है, तो तुम देख पाओगे तो यहाँ पर तुम्हें कायरल सेंटर भी दिख जाएगा, किरेल कार्बन भी दिख जाएगा, तो मतलब ये प्रकाशिक सक्रिय हो जाएगा ना। तो ये अपना S वाला कंपाउंड हो गया, ये R हो गया अपने पास, ये Q हो गया और P अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो R क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 2 पर ब्यूऑल होना चाहिए, 2 ब्यूटेनॉल S। तो ये भी सही है। तो इन चारों ऑप्शन में से गलत ऑप्शन कौन सा है अपने पास, तो गलत ऑप्शन है Q। यहां पर होना चाहिए था 2 क्लोरोब्यूटेन, पर दिया हुआ हमें 1 क्लोरोब्यूटेन। तो अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा सेकंड वाला। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 169। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट C इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। अभिक्रिया के निम्नलिखित अनुक्रम में उत्पाद C की पहचान कीजिए, ठीक है। सबसे पहले गिवन कंपाउंड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई है तो A बन रहा है, फिर Br2 के साथ में करवाई है तो B बन रहा है, और फिर H2 और H+ के साथ करवाई है तो C बन रहा है। तो अपने को बताना है कि C उत्पाद क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड जो अपने पास में दिया हुआ है। देखिए कुछ इस प्रकार से कंपाउंड है, यहाँ है बेटा NH2 और यहाँ हमारे पास में है CH3। अब देखिए NH2 के ऊपर जो लोन पेयर होता है बेटा, ये लोन पेयर बेंजीन रिंग को क्या कर देता है, हाईली एक्टिवेट कर देता है। तो इसलिए ऑर्थो और पैरा 2 प्रकार के अपने को उत्पाद एक साथ में मिल जाते हैं। पर जब हम क्या करते हैं कि इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और CH3। तो यहाँ से इस कंपाउंड में जाकर जो ऐड हो जाता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है NHCH3 और साथ में यहाँ जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3 जुड़ जाएगा। अब इसके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो 2 डायरेक्शन में जा सकता है। 2 डायरेक्शन में कैसे जा सकता है, ये इधर की साइड भी जा सकता है और साथ में ये नीचे की साइड में भी जा सकता है।
तो ये बेंजीन रिंग को या फिनाइल रिंग को इसके कंपैरिजन में कम जो है वो एक्टिवेट करता है, और साथ में जो एक मॉलिक्यूल निकल जाता है CH3COOH का, यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब इसकी रिएक्शन जो करवाई जाती है बेटा आगे, वो करवा रहे हैं Br2 के साथ में। तो Br2 के साथ में जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो Br2 में से Br+ जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला ग्रुप 2 पोजीशन पर बढ़ाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। अब पैरा पे तो ऑलरेडी हमारे पास में क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो ये Br2 जो है जाकर बेटा अटैक करता है ऑर्थो पोजीशन पर। तो यहाँ आपके पास में आ जाएगा NH, C डबल बॉन्ड O, CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब ऑर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर Br+ जो है वो जाकर क्या कर देगा बेटा, अटैक कर देगा। तो आपके पास यहाँ पे Br जो है वो ऐड हो जाएगा, और जब ऐड होगा तो कुछ इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा। यहाँ आ जाएगा NH, C डबल बॉन्ड O, CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। यहाँ पे हमारे पास CH3 है, CH3 और Br। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा दें H2O और H+ की प्रेजेंस में, तो ये वाला जो ऊपर वाला ग्रुप है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ आ जाएगा NH2, साथ में यहाँ आ जाएगा बेटा CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले इस कंपाउंड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई, तो यहाँ हमारे पास में कंपाउंड जो है जुड़ गया, ये बेंजीन को एक्टिवेट करता है, पर फर्स्ट वाले की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम करता है, तो अपने को मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा। फिर Br2 की रिएक्शन करवाई तो इसने ऑर्थो पर जाके अटैक किया, और फिर इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये वापस से काय में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए हमारे पास में 169 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। इस रिएक्शन में जो कंपाउंड C होगा वो थर्ड वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलाइए तथा उचित विकल्प पर निशान लगाइए। ठीक है, आइए हम इसको मिलाते हैं, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलाते हैं। इसके लिए अपने को थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट वाली रिएक्शन है बेटा, जब बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड को CuCl के साथ गर्म करते हैं तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl हो जाएगा। तो A वाले की बात की जाए बेटा, तो A वाला क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये रिएक्शन हमारे पास में कौन सी वाली हो जाएगी बेटा, सेंड मेयर रिएक्शन। तो A वाले का हमारे पास, यहाँ मैं आंसर लिख देता हूं, A वाले का कौन सा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बेटा, A वाले का आ जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब B वाला आप देखिए, B वाले में से डायज़ोनियम क्लोराइड को Cu और HCl के साथ में गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, क्लोरोबेंजीन का होगा। तो B वाले का हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड आ जाएगा। तो B वाले का थर्ड आ गया। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो गई ये आपके पास में गेटरमैन रिएक्शन हो जाती है। अब ये वाली जो है बेटा, ये हमारे पास में फ्लोरोबेंजीन बनाने की सबसे बेस्ट मेथड है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्ड-सीमान रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की अगर अपन बात करें, सी वाले में आपके पास बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो सी वाले का हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, सी वाले का आ जाएगा सेकेंड। और ये जो रिएक्शन है बेटा, इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो कपलिंग रिएक्शन में हमने यहां लिया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड और उसकी रिएक्शन करवा दी है फिनॉल के साथ में। ठीक है, फिनॉल के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो O और H जब रिएक्शन कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा NO।
डबल बॉन्ड N, यहाँ आपके पास में आ जाएगा बेटा O और H, डाई बनेगी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन कंपाउंड बनेगा। तो ये वाली रिएक्शन को हम क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे कपलिंग रिएक्शन। तो डी वाले का हमारे पास में क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब ऐसा हम ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ए का फोर्थ, ठीक है, ए का फोर्थ है, बी का क्या है बेटा, थर्ड है, सी का सेकंड है और डी का क्या है, फर्स्ट है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो है आंसर वो हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा, ए। इसको एक और तरीके से हम कर सकते थे, कैसे देखिए, तो ये हमारे पास में जब अपन रिएक्शन करवा रहे हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की, तो इसको बोलते हैं बाल-सिमान रिएक्शन। तो सी वाले का हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड, और ऐसा ऑप्शन सी वाले का सेकंड केवल एक में ही है, इसलिए बेटा 1 इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, फर्स्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया में निम्नलिखित अनुक्रम में मुख्य उत्पाद P की क्या कीजिए, पहचान कीजिए। आइए P उत्पाद की पहचान करते हैं, उसके लिए थोड़ी सी हम जगह कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को दिया है एक एल्कीन दी है, तो हम उस एल्कीन को यहाँ बना लेते हैं, और यहाँ हमारे पास में दिया हुआ है CH3। अब इसकी रिएक्शन सबसे पहले देखिए किसके साथ करवाई जा रही है, तो रिएक्शन करवाई जा रही है HBr और साथ में दिया हुआ है बेंजोइल पेरोक्साइड, और यह एल्कीन है। अगर HBr दिया है तो यहाँ आपको याद आ रहा होगा HBr और साथ में बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर जो एडिशन होगा HBr का वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होगा, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए हम इसको बना लेते हैं। आपके पास ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ अब आपके पास में जुड़ जाएगा बेटा आकर के Br, तो ये Br आ गया और यहाँ पे आ जाएगा H, ठीक है। अब जब अपन आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे अपने को अगली स्टेप में क्या दिया हुआ है, KCN की रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ हमने ले लिया K और CN, तो यहाँ से KBr जो है वो बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह CN जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में कंपाउंड बनेगा, यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा बेटा C और N। अगली स्टेप की बात करें, अगली स्टेप में आपके पास जो रिएक्शन करवाई जा रही है वो करवाई जा रही है NaHG और C2H5OH की प्रेजेंस में। तो यहाँ लिया हमने NaHG और साथ में C2H5 और OH। अब ये रिडक्शन करवा देगा, CN ग्रुप को CH2 और NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा कुछ इस प्रकार से, यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा CH2 और साथ में हो जाएगा NH2। तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा और इसको बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट P बोलेंगे, ठीक है। फिर से एक बात देखिए, सबसे पहले HBr बेंजोइल पेरोक्साइड की रिएक्शन करवाई, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन हुआ, रिएक्शन का नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ा जहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या थे बेटा, ज्यादा थे। फिर KCN से रिएक्शन कराई तो यहाँ पर KBr निकल गया, साइनाइड जुड़ गया, रिडक्शन करवाया तो CH2 और NH2 का जो है वो फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसा अपने को कौन सा दिखाई दे रहा है आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अब कथन में देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट, एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करें और एनिलीन की बात करें तो एनिलीन हमारे पास में एक बेस होता है, लुईस बेस होता है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में रिएजेंट जो हम लेते हैं वो लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3,
ठीक है। तो क्या होगा कि एनिलीन लुईस बेस है और एनहाइड्रस AlCl3 हमारे पास जो है वो एक लुईस एसिड है। ये आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे, इसलिए एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, और एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास में क्या हो गया, सही हो गया। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया प्रदान नहीं करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एनिलीन लुईस बेस है जबकि एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड है और आगे रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। सेकंड, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। एनिलीन को गैब्रियल संश्लेषण के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, एनिलीन नहीं बनता है गैब्रियल सिंथेसिस से, या गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस भी बोल सकते हैं उसको। उससे हमारे पास में RNH2 टाइप के कंपाउंड बनते हैं और एलिफेटिक एमीन बनते हैं, एरोमेटिक नहीं बनते हैं, ठीक है। तो दोनों हमारे पास में क्या हो गए बेटा, सही हो गए हैं। 172 का आ जाएगा कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं, तो इसका हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा 172 का। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, मतलब दोनों कथन हमारे पास सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which one is the most acidic compound? निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है? तो फिनॉल है बेटा। अम्लीयता चेक करने के लिए H+ आयन निकालो, कॉन्जुगेट बेस बना लो, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करो, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मोर एसिडिक कंपाउंड। और कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के या -I -M के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के +M और +I के। तो यहाँ से H+ आयन निकाला, यहाँ से भी H+ आयन निकाला, ये तो दोनों सेम है, ठीक है। और यहाँ से भी H+ आयन निकाला तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें एक -M इफेक्ट लग रहा है, -I भी लग रहा है। अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर से भी अपन जब क्या करें बेटा, H+ आयन निकाल लेंगे तो यहाँ कॉन्जुगेट बेस माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस चार्ज आ जाएगा। पर अगर आप देखिए ये यहाँ पर 3 NO2 ग्रुप है, मतलब तीनों तरफ से कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, -M लग रहा होगा, साथ में -I भी लगाते हैं, पर -M ग्रेटर इफेक्ट होता है। तो इसको बोलेंगे कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा हैं, इसीलिए इसमें एक ही है, वहां 3 थे। तो 173 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा वाला हो जाएगा बेटा, थर्ड। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड वाले कंपाउंड की होगी। ये तो बेटा +I इफेक्ट लगाएगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। 173 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ N/10 KCl सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.0212 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स and the resistance of the cell containing solution at 20 degree centigrade is 55 ohm. The cell constant is 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर N/10 KCl विलयन की विशिष्ट चालकता 0.0212 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस विलयन युक्त सेल का प्रतिरोध 55 ओम है। तब सेल स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने को जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। अपने को विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी है, ये दी है 0.0212 और साथ में ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और रेसिस्टेंस दिया है वो दिया है 55 ओम दिया हुआ है। अपने से पूछा है सेल कांस्टेंट L/A की वैल्यू बताइए, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला होता है K = C × L/A।
ए, और हम ये जानते हैं कि C इक्वल टू कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाय क्या होता है R। तो अब फॉर्मूला हो जाएगा बेटा हमारे पास में कप्पा इक्वल टू 1 बाय R इंटू L बाय A। ठीक है, अब अपने को L बाय A की वैल्यू निकालना है तो L बाय A यही रहेगा, L बाय A सेल कांस्टेंट है। ठीक है, और साथ में हमारे पास में आ जाएगा कप्पा इंटू हो जाएगा R। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.0212 और यह है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास रेसिस्टेंस दिया है 55 ओम। तो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो L बाय A सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.166 और सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। L बाय A को ही क्या कहा जाता है बेटा, सेल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, सेल स्थिरांक का मान पूछा है तो ये हमारे पास में सेल स्थिरांक है। 174 का जो है आंसर वो क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेल रिएक्शन ऑफ द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के लिए एक सेल अभिक्रिया दी गई है ना, ये अपने को उसका प्रेजेंटेशन दिया है कि सेल अभिक्रिया होगी। ये अपने को क्या दिया है, प्रेजेंटेशन दिया है उसका सेल का। अब अपने को बताना है सेल रिएक्शन क्या होगी। तो जब सिंगल लाइन की बात आती है बेटा तो ये अपने को डिनोट करता है कि दो फेज में चेंज है, और डबल लाइन जो है वो सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताती है। तो सबसे पहले आप देखिए सेल रिएक्शन क्या है। तो ये Cu सॉलिड है, Cu सॉलिड है, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर Cu2+ में, एक्वस में जा रहा है। ठीक है, साथ में Hg है, ये 2+ आयन लेकर या 2 इलेक्ट्रॉन लेकर एक्वस से काय में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ये जा रहा है Hg में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बना रहा है H और G। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये हमारे पास में इसकी क्या हो जाएगी बेटा, सेल रिएक्शन हो जाएगी। आइए देखते हैं। Cu से Cu2+ में गया, Hg2+ से Hg0 में गया, तो ऐसा आंसर हमारे पास में कौन सा वाला होगा बेटा, फोर्थ वाला होगा। तो 175 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 176, मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद HBr एंड HCl। HBr तथा HCl के साथ निम्न यौगिकों की क्रियाशीलता का क्या बनाना है, क्रम बनाना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, आइए क्रियाशीलता का क्रम बनाते हैं। सबसे पहले जब HBr या HCl रिएक्शन करेगा तो 2 पार्ट में टूट जाएगा, H+ और Br-। H+ जाके अटैक करेगा, इस कंपाउंड में से OH हटा लेगा, OH हटा लेगा तो इंटरमीडिएट या जो भी अपन बोल सकते हैं कंपाउंड बनेगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड HBr एंड HCl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के हो जाएगी। मतलब यहाँ से H+ आएगा, अटैक करेगा, ये OH निकल जाएगा और इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। मैं आपको समझने के लिए एक बार नीचे बना भी देता हूं। तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है, जब OH हटाएंगे तो यहाँ CH2 और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला है। सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पर भी CH2 और कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा NO2। थर्ड वाले की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 और कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा, Cl। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड HBr एंड HCl किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होता है वो कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +m और +I के। तो यहाँ तो हाइड्रोजन जुड़ा है, कोई सा इफेक्ट नहीं लगेगा। यहाँ NO2 है तो +m,
की जगह -m लगाएगा और -i लगाएगा। इन केस ऑफ हेलोजन जो होता है वो होता है -i इफेक्ट बड़ा होता है या ग्रेटर देखा जाता है किससे, +m से, ये अपन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ जो इफेक्ट लगेगा वो कौन सा लगेगा, -i इफेक्ट लगेगा, -i इफेक्ट लगेगा। तो हेलोजन है इसलिए कौन सा लगेगा, -i। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, ये भी कम कर रहा है, पर यहाँ कोई भी कम करने वाला ग्रुप नहीं है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी हो जाएगी बेटा वो कौन से कंपाउंड की हो जाएगी, फर्स्ट वाले की हो जाएगी। और ऐसा हमारे पास में दो ऑप्शन में दिया है। अब सेकेंड और थर्ड में देखिए, ये -i भी लगा रहा है, -m भी लगा रहा है, कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होगा तो रिएक्टिविटी इसकी जो है सबसे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेकेंड वाले की कम हो जाएगी, ज्यादा किसकी हो जाएगी बेटा, थर्ड वाले की। सबसे ज्यादा हमारे पास में रिएक्टिव फर्स्ट वाला, फिर कौन सा वाला, थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला। इसलिए 176 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर थर्ड वाला और सेकंड वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रिएक्ट विथ HNO2 गिव्स अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट। हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में क्या बोल रहा है कि प्राथमिक एलिफेटिक अमीन खुली श्रृंखला वाले HNO2 के साथ में अभिक्रिया करके अस्थायी डायजोनियम लवण का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो एलिफेटिक अमीन है वो HNO2 के साथ में अभिक्रिया रिएक्शन करेंगे और अनस्टेबल क्या देंगे, डायजोनियम सॉल्ट देंगे। तो ये हमारे पास में सही हो गया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारे पास में क्या बोल रहा है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट। ये बात सही है ना, कि प्राइमरी एरोमेटिक एमीन भी अगर रिएक्शन करेंगे तो वो हमारे पास में HNO2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। विच आर स्टेबल इवन अबाउ 300 केल्विन। हिंदी में प्राथमिक एरोमेटिक अमीन HNO2 के साथ में अभिक्रिया करके डायजोनियम लवण बनाती है जो 300 केल्विन पर अधिक स्थायी होते हैं। ये वाला सही नहीं है, क्योंकि जब ये रिएक्शन करते हैं तो टेम्परेचर 300 केल्विन नहीं होता। टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 273 केल्विन से 278 केल्विन होता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट सही है पर सेकंड सही नहीं है। तो 177 का हमारे पास हो जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड जो है वो क्या है, गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन अंडरगोज n equal to 2, n equal to 3 and n equal to 4 to n equal to 6 ट्रांजिशन रिस्पेक्टिवली इज। एक हाइड्रोजन परमाणु क्रमशः n equal to 2 से n equal to 3 तथा n equal to 4 से n equal to 6 में संक्रमण करता है, तब अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का अनुपात होगा। ठीक है, तो आपको याद होगा तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला, तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर और अपॉन में 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ये हमारे पास में रिडबर्ग फॉर्मूला है, जिससे हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं लैम्डा। अब अपने से इसका क्या पूछ रहा है बेटा, अनुपात पूछ रहा है ना, रेशियो पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले के लिए निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए कैसे निकालेंगे, 1/λ1 मान लेते हैं इसको, r की वैल्यू लास्ट में देखेंगे, z हाइड्रोजन एटम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन n1 का मतलब है
N1 फर्स्ट वाले के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ हमारे पास में क्या है बेटा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट वाले के लिए निकाल रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो 1 अपॉन लेमडा 1 इक्वल टू, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा r, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा 9। इसका हम एलसीएम ले लें तो 1 बाय लेमडा 1 इक्वल टू हो जाएगा r, और यहाँ आपके पास में हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय लेमडा 1 इक्वल टू हो जाएगा 5r अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 36। इसको लेमडा 1 में कन्वर्ट करेंगे तो 36 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 5r। ये अपन ने क्या निकाल लिया, लेमडा 1। अब अपन लेमडा 2 निकाल लें, फिर इसका अपन क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो आइए लेमडा 2 निकालते हैं। अब 1 बाय लेमडा 2, फॉर्मूला तो वही लगेगा, r z स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन किसका स्क्वायर, n2 का स्क्वायर। अब 1 अपॉन लेमडा 2 इक्वल टू r, एटम कौन सा है बेटा, हाइड्रोजन एटम है, और अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे कि आपको जो दिया है सेकंड ट्रांजिशन में n1 कितना हो जाएगा, 3, और n2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं n1 4 और n2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर रखते हैं 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, और यहाँ किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय लेमडा 2 इक्वल टू r, यहाँ 1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, आपके पास 16, यहाँ आपके पास में हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, यही आपको दिया हुआ है 4 और 6। तो अब इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे, 1 बाय लेमडा 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा r, इसका अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम 144, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे आगे 1 बाय लेमडा 2, ये हो जाएगा आपके पास में 5r अपॉन 1 4 और 4, लेमडा 2 के टर्म में निकालेंगे तो 144 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 5r। ये हमारे पास में लेमडा 2 आ गया। अब अपन इसका रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो देखिए, रेशियो हो जाएगा लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, अनुपात है ना। तो यहाँ हमारे पास में जो लेमडा 1 अपन ने निकाला हुआ है वो निकाला हुआ है 36 अपॉन 5r, 36 अपॉन कितना r बेटा, 5r। अब लेमडा 2 अपन यहाँ रख देते हैं, तो लेमडा 2 हो जाएगा हमारे पास में 144 अपॉन कितना r बेटा, 5r। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 36 अपॉन 5r मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर चले जाएगा 5r अपॉन 144। ठीक है, ये आपके पास 5r है ना, तो ये आपके पास में है 5r, 5r से 5r कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 36 अपॉन 144, ये लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 का रेशियो है, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो लेमडा 1 और लेमडा 2 का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसा कोई सा आंसर दिया है, यस, तो 1/4 आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, है ना। तो इसमें अपने को क्या करना था, जो अपने को ट्रांजिशन दिए हैं n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3, वो रख के सबसे पहले अपन ने लेमडा 1 कैलकुलेट कर लिया, फिर सेकंड के लिए अपन ने n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 6 लिख के लेमडा 2 कैलकुलेट कर दिया, फिर इनका रेशियो निकाल लिया, तो क्या आ गया, 1/4 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एआर टाइप का क्वेश्चन है बेटा, असर्शन और रीजन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HNO3 एंड NaOH इज सेम
that is HCl and KOH। हिंदी में देखेंगे HNO3 एवं NaOH के उदासीनीकरण की ऊष्मा HCl तथा KOH के समान ही होती है। अब ये बेटा ये एक H+ आयन दान करेगा, डोनेट करेगा, ये एक OH- आयन डोनेट करेगा। दोनों बेटा सिंगल, ये मोनो बेसिक बोल सकते हैं एसिड है, और ये हमारे पास जो बेस है वो एक OH- आयन डोनेट करता है। सेम एज HCl भी एक H+ आयन डोनेट करता है और KOH भी एक OH- आयन डोनेट करता है। तो इनकी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी दोनों क्या होगी, सेम होगी। बिल्कुल सही है बेटा। अब रीजन देखिए, बोथ HNO3 एंड HCl आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH एंड KOH आर स्ट्रॉन्ग बेस। हिंदी की बात करें तो HNO3 और HCl दोनों प्रबल अम्ल हैं और NaOH और KOH दोनों क्या है, प्रबल क्षार हैं बेटा। बिल्कुल सही है। देखिए दोनों एसिड और दोनों बेस दोनों एक एक H+ और OH- आयन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो इसीलिए दोनों की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या करता है। तो 179 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 180, इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.050 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ मोनो बेसिक वीक एसिड इज 90 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है, एक्सटेंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी। अब अगर देखें तो क्या बोल रहा है अपने को, यदि एक एकल क्षारीय दुर्बल अम्ल में, है ना, दुर्बल अम्ल के 0.050 मोल लीटर इनवर्स विलयन की मोलर चालकता 90 को साइमन भी बोलते हैं या ओम भी बोलते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तब इसकी वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्ञात करना है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होगा अल्फा इक्वल टू किसी भी जो आपने को दिया है कंसंट्रेशन, उस पे क्या है बेटा, कंडक्टिविटी, और दूसरा हमारे पास में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जो अपने को यहाँ दिया है वो दिया है 90 किसी सर्टेन कंसंट्रेशन पे, और जो दिया है केटायन और एनायन की अपने को क्या दी है, कंडक्टिविटी दी है। तो इसको अपन लिख लेते हैं, डिटेल में आपको बता देता हूँ। यहाँ आ जाएगा किसी कंसंट्रेशन पे, और यहाँ पे पॉजिटिव आयन की इनफाइनाइट सॉल्यूशन डाइल्यूशन पे, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास में ऊपर आ जाएगी बेटा 90, नीचे अगर देखें तो आ जाएगा 349.6 प्लस आपके पास में आ जाएगा 50 पॉइंट कितना है बेटा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 90 अपॉन में आपके पास में आ जाएगा बेटा 400, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास में आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ आपके पास में अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 अपॉन 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.22 और कितना होगा बेटा 5 होगा। तो 180 का जो है आंसर आपके पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपके पास में ये सारे केमिस्ट्री के वीडियो सॉल्यूशंस थे। अगर आपको इसके बाद में भी कोई डाउट आता है तो आप आकर के क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।